हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीजन। एंड दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर मेड। और आप लोगों ने भी काफ़ी डिमांड करी थी कि वीकली और मंथली बेसिस पे मैराथन सेशंस बनने चाहिए, और इसी वजह से ये मैराथन सेशंस हम करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ये रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, एनालिसिस करने के बाद आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। और एक बार जब वो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करके लिख पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक मान लीजिए सतत स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सतत को लेकर जितनी भी चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये जो रिवीजन सेशन आप कर रहे हैं, जो टाइम अपना यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपका यूटिलाइज हो पाए और एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में से जो पूछी जाएगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अच्छे से कम करने के लिए। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड दूसरी चीज़ें भी जो हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो भी करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए गए। सो इन क्वेश्चंस को करें, रिवाइज करें इनको, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे उतना मैराथन सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये आपका जो मैराथन सेशंस है वो शुरू हो रहे हैं और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और पहले क्वेश्चन में आर्या, ARIIA, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा कि बताइए आर्या को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा आर्या को निकाला जाता है, हो सकता है। टॉप पोजीशन इस बार IIT दिल्ली को मिली है, ये भी हो सकता है। PU, दैट इज पंजाब यूनिवर्सिटी, गॉट द टॉप पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी। टॉप पोजीशन किसको दी गई है? पंजाब यूनिवर्सिटी को टॉप पोजीशन दी गई है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। नया साहू ज्वाइन कर चुके हैं, गुड इवनिंग। रितिका ज्वाइन कर चुके हैं, बताइए बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। ARIIA की फुल फॉर्म क्या है ये भी बताइएगा। ARIIA, ARIIA is all India, is it right? बताइए। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, ये लेकर किसके द्वारा आया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लेकर आया गया। किसके द्वारा लेकर आया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अमित समल कह रहे हैं ए आंसर होगा। क्या ये ATL के द्वारा लेकर आया गया? बताइए। जो आर्या रैंकिंग है जिसमें यूनिवर्सिटीज को रैंक किया गया, क्या ये ATL के द्वारा लेकर आया गया? अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे लेकर आया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट इज ब्रॉट टू यू बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। टॉप पोजीशन किसकी? IIT दिल्ली की नहीं, IIT मद्रास। ठीक है, लेकिन हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी को टॉप मोस्ट पोजीशन मिली है और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर शामिल है। तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं था, पहला क्वेश्चन ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्वेश्चन था और आपको यहां पर इसको बताना था नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बताया कि 2 3 4 5 दिन में मैं एक ही बार पूछता हूं आपसे, ये चेक करने के लिए कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ जिसने बता दिया ये चीज, जिसने इस चीज को कैच किया, वो अपने आपको 2 मार्क्स देगा, 1 मार्क एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट वरी, अब कोई ऐसा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। पोलेंस, पोलेंस को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पोलेंस रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर एंड फॉर्म पार्ट ऑफ एयर वी ब्रीथ। ये क्या होते हैं? पोलेंस क्या होते हैं? बताया गया कि ये एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं और जो ब्रीद हम करते हैं एयर को, उसके थ्रू ये हमारे अंदर जाते हैं। दे कोज वाइड स्प्रेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड नेजो ब्रोंकायल एलर्जी। तो हमारे नेजल ट्रैक्ट के अंदर एलर्जी क्रिएट करने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। बताइए व्हाट शुड बी द आंसर। स्किप किया सर इसलिए दीपू कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने स्किप किया तो यू कैन गिव योरसेल्फ 2 मार्क्स इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड का आंसर अश्विनी सी दे रहे हैं, सुमित सी कह रहे हैं, रुचिता भी सी कह रहे हैं, एंड यस सी इज द करेक्ट आंसर। रीसेंट स्टडी करी गई साइंटिस्ट के द्वारा एंड दे हैव फाउंड
कि एयर पॉल्यूटेंट्स जो ये पॉलिन है, पॉलिन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये एनवायरमेंट में पोल्यूशन के साथ अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जा रहे हैं, और वेरियस टाइप की जो ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाएगी। व्हाट शुड बी द आंसर हियर? सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। बेसिकली स्टडी करी गई थी जिसमें पाया गया कि ये काफी ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि जो भी एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं ये उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके वहां पर वेरियस टाइप्स की ब्रीदिंग रिलेटेड इशू जो है इनके द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि उजाला, ग्राम उजाला स्कीम को लेकर है, पूछा गया। ग्राम उजाला स्कीम को लेकर बताइए करेक्ट क्या है। नाउ पहली स्टेटमेंट कहती है एवरी हाउस होल्ड कैन एक्सचेंज अ मैक्सिमम ऑफ 5 बल्ब्स। ग्राम उजाला स्कीम के अंतर्गत हर घर को अधिकार है कि वो चाहे तो 5 बल्ब्स तक यहां पर एक्सचेंज कर सकता है एलईडी के साथ। प्रोग्राम जो है ये मार्च 31 2022 तक चलने वाला है। मे बी इट इज फाइनेंस्ड एंटायरली थ्रू कार्बन क्रेडिट्स। ये पूरी तरीके से कार्बन क्रेडिट्स के द्वारा चलाया जाएगा। बताइए। अमित सामल आपका आंसर करेक्ट है सेकंड क्वेश्चन का। सुमित राज ने ए लिखा है। रितिका आपका आंसर करेक्ट है। नेहा आपका आंसर करेक्ट है। श्वेता इज राइट। बाकी लोग बताइए। अमित ने थर्ड का आंसर डी दिया है। दीपक ए कह रहे हैं। डी और ए मिक्स से आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से आंसर करिए। सोहेल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लीज लास्ट में पूछिएगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को टैकल किया जाएगा। यहाँ पर रामानुज मौर्य ने ज्वाइन किया है। डी ज्यादा आंसर आ रहा है। प्रतीक्षा ने भी डी दिया है यहाँ पर आंसर। देखिए तीनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। हर घर को 5 बल्ब तक चेंज करने का, एक्सचेंज करने का अधिकार है यहां पर। और साथ ही साथ अभी ये 3 महीने स्कीम्स हमारी और चलने वाली है और एंटायरली कार्बन क्रेडिट के थ्रू यहां पर डीलिंग करी जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, क्या नाम है? कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ईएसएल के अंडर में आती है। ठीक है। उसने 50 लाख एलईडी बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है ग्राम उजाला स्कीम के अंतर्गत। यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, तेलंगाना वाले रीजन के अंदर ये न्यूज थी, उसी वजह से इस स्कीम के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ग्राम उजाला प्रोग्राम को लेकर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को लेकर पूछ रहा है कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है इसे एनुअली आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को। एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इसको 2010 में बनाया गया था। द काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसको हेड कौन करते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा। श्वेता डी कह रहे हैं, प्रशुन सी कह रहे हैं। सी और डी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। अर्चना डी कह रहे हैं, अनुराग सी कह रहे हैं। चलिए देखिए, मैंने ये चीज हमने शाम को पढ़ी भी थी इवनिंग लेक्चर के अंदर। ये जो रिपोर्ट है आपकी कितनी बार आती है? इट इज पब्लिश्ड बाय एनुअली। आरबीआई पब्लिश करता है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन इट इज नॉट एन एनुअल रिपोर्ट, इट इज अ बाय एनुअल रिपोर्ट। ठीक है। अभी न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि सितंबर 2022 तक 9.5% ग्रोस एनपीए जा सकते हैं, और ये अपने आप में एक चिंता की फिगर जो है बताई जा रही थी। तो आरबीआई जो है, जो इसके साथ आया, इस रिपोर्ट के साथ डेटा के साथ आया, उसने कहा कि 9.5% तक ग्रोस एनपीए जा सकते हैं। तो एफएसडीसी इसी के अंतर्गत है। 2010 में इसको बनाया गया था, और एफएसडीसी को चेयर कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या मुझे कोई बता सकता है कि एफएसडीसी के अंदर और कौन होता है? ये तो बात चलो ठीक हो गई कि हमने देखा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, ठीक बात है वो, लेकिन इसके अंदर एफएसडीसी के अंदर और कौन कौन होता है? सोचिए और बताइए। अगला क्वेश्चन है भी इसी चीज को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेंबर ऑफ एफएसडीसी? आपको बताना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर और कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। क्या आरबीआई गवर्नर इसमें होते हैं? मे बी। फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, हो सकते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए इसके बारे में और आंसर करिएगा। अमर ने लिखा है आरबीआई। अनुराग कह रहे हैं ऑल रेगुलेटर्स हेड। श्वेता कह रहे हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। दीपक फिफ्थ का डी आंसर दे रहे हैं। स्मृति पांडे ने डी आंसर किया है। रुचिता, प्रतीक्षा डी आंसर कर रहे हैं। डी के अलावा और कोई आंसर नहीं आ रहा। एवरीबडी इज सेइंग डी।
टाइमिंग क्या है रितिका पूछ रहे हैं, टाइमिंग इज 10 o'clock, 10 बजे है, लेकिन आज आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि 11:30 11:30 का लेक्चर होना चाहिए, तो इस वजह से इसको चेंज किया गया ओनली फॉर टुडे। V2 मैथ्स ने फिफ्थ का डी आंसर किया, बिल्कुल ठीक है। इसमें आरबीआई के गवर्नर होते हैं आगे जाके जो आप फाइनेंस सेक्रेटरी बनेंगे, ठीक है, आगे जाके आप और क्या बनेंगे, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये सभी मेंबर्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ काउंसिल का काम क्या होता है बताइए, एफएसडीसी, इसका काम क्या है? काउंसिल का मेन काम जो है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे नाम से ही जाहिर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज द मेन टास्क। इसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी इसके कामों में आता है, ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी हो गई, वेरियस रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, वेरियस अलग अलग रेगुलेटर्स जो होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, वो भी इसके कामों में आता है। फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, वो भी इसके कामों में आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, व्हाई एम आई टेलिंग यू द ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस, क्योंकि ये फंक्शंस आपसे मेंस के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रीलिम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इन चारों में से कौन से फंक्शन है, ए बी एबीसी एबीसीडी, इस तरीके से फिर ऑप्शन बन के आ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात कर रहा है ब्रिक्स बैंक एनडीबी के बारे में। सबसे पहले तो एनडीबी की फुल फॉर्म बताइए मुझे क्या है, और अभी ये बताएं कि रिसेंटली अभी एक कंट्री ने एनडीबी को ज्वाइन किया है, इंडिया ने उन्हें फॉर्मली वेलकम भी किया है कि वेलकम दैट यू आर ज्वाइनिंग एनडीबी। एनडीबी क्या है ये बताएं, और कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली एनडीबी को ज्वाइन किया है बताइए। अभी सितंबर के महीने में 3 कंट्रीज ने पहले ही ज्वाइन किया था, चौथी कंट्री ये बन गई इस साल ज्वाइन करने वाली। अगर आपको उन 3 कंट्रीज के नाम जाने वो भी बता देता हूं, बांग्लादेश, यूएई एंड उरुग्वे। इन्होंने एनडीबी के अंदर इन तीनों को एडमिशन दिया गया था अभी 3 महीने पहले, सितंबर के महीने में बेसिकली। अभी चौथी कंट्री जो है इजिप्ट ने भी इसमें शामिल हुए हैं वो, ठीक है। अब ब्रिक्स के अंदर एनडीबी क्या है, इट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। प्रतीक्षा ने करेक्ट आंसर किया, लेकिन ये एनडीबी जो बैंक बनाया गया ये किस साल में कौन सी समिट के हिसाब से बनाया गया, क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई समिट हुई होगी, कोई ना कोई डिक्लेरेशन हुई होगी, उसके हिसाब से इसे बनाया होगा। तो कब बनाया गया इसे बताइए। मैं एक चीज लिखता हूं, आप बताइएगा, क्या इसे 2014 में ब्राजील के अंदर जब समिट हो रही थी और वहां पर फोर्टलेजा डिक्लेरेशन, फोर्टलेजा समिट के दौरान बनाया गया, यस और नो आंसर करिए। क्या इसे 2014 में ब्राजील के अंदर फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के थ्रू बनाया गया, यस और नो? बिल्कुल, यहां पर आंसर क्या होगा, यस, और आप लोगों ने करेक्ट इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं ब्रिक्स, पहले ये ब्रिक हुआ करता था, 2010 के अंदर ये ब्रिक्स बन गया क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। ये जो टर्म है ब्रिक, ये किसके द्वारा इन्वेंट करी गई थी, किसने कहा कि ये 4 कंट्रीज का नाम ब्रिक होना चाहिए बताइए। बताइए। गोल्डमैन सैक फर्म के एक एग्जीक्यूटिव थे जिम ओ नाइल, जिम ओ नील ने ब्रिक टर्म जो थी इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। और इन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि 2050 तक ये 4 कंट्री जो है BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये डोमिनेट करेगी ग्लोबल इकोनॉमी को, ठीक है। ये भी उनके द्वारा कहा गया था। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनडीबी। एनडीबी को लेकर पूछे कि बताइए सही स्टेटमेंट कौन सी है। देखिए आधी चीजें तो आपको पता ही है। इट वाज क्रिएटेड थ्रू फोर्टलेजा समिट 2014, मे बी। हेडक्वार्टर एनडीबी का कहां पर है, बीजिंग के अंदर है। सोचिए, क्या इसे ब्राजील समिट फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के थ्रू बनाया गया था? अब पता चलेगा कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, शंघाई लिखा हुआ आ रहा है, यस। यहां पर देखिए फोर्टलेजा वाली स्टेटमेंट ठीक है, बीजिंग वाली स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए 2 बैंक है, एक है आपका एनडीबी, ठीक है, एक है आपका AIIB, ठीक है। अब दोनों के जो हेडक्वार्टर है
वो अलग अलग लोकेशन पे हैं। कैसे याद करोगे इसे? बताइए बताइए। एक आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है। कहां कहां पर हेडक्वार्टर है इसके, बताइए। देखिए, इसमें तो लास्ट के ये दो आप अल्फाबेट उठा लीजिएगा, इसी से ही बीजिंग आपको याद आ जाएगा। फिर जिसका बीजिंग में है आपको ये भी याद आ जाएगा, तो दूसरे का अपने आप ही वहां पर नहीं होगा, शंघाई में होगा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक में कहां पर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, मनी ला। तीसरे का कहां पर है, मनी ला, क्योंकि बैंक का क्या काम क्या होता है, मनी लाना। तो फिलीपींस याद रखिएगा इस चीज को। ये कुछ दो तीन नाम आपके ऐसे यूपीएससी में पूछे जा भी सकते हैं, नहीं तो अगर आप पीसीएस वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं वहां पर तो ये चीजें काफी रेकरिंग थीम रहती है, वहां तो ये चीजें बार बार पूछी ही जाती है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हेडक्वार्टर कहां पर है, शंघाई में। नाउ इफ आई आस्क यू, प्लीज लेट मी नो द पर्पस और द ऑब्जेक्टिव्स। एग्जाम में आ गया, मान लीजिए मेंस के अंदर, क्योंकि प्रीलिम्स तो चलो ये हो गया आपका, लेकिन एग्जाम में आ गया कि एनडीबी के ऑब्जेक्टिव्स बताइए। तो एनडीबी का काम क्या है, आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये क्या काम करता है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना, ये इसका मेन काम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका दूसरा काम है। देन एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाना ग्लोबल पार्टनरशिप का, ये इसका तीसरा काम है। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट, ये भी इसके अंदर आता है। ठीक है, बैलेंस प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनाना, और यहां पर वेरियस ज्योग्राफिकल लोकेशन, खासतौर पे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनको हेल्प करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। ये कुछ 4-5 इसके इंपॉर्टेंट काम है जो कि आपको मेंस के अंदर भी लिखने पड़ सकते हैं अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली अ क्वांटम लैब इज एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन आर्मी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन से राज्य के अंदर क्वांटम लैब जो है अभी बनाई गई है भारतीय आर्मी के द्वारा? 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए क्या आंसर होगा। प्रश्न डी कह रहे हैं, एमपी लिखा है। श्वेता सुमन दास डी कह रहे हैं, शुभम भी डी कह रहे हैं, एमपी लिख रहे हैं। सुमित राज ने डी लिखा है, अश्विनी भी डी कह रहे हैं। डी के अलावा कोई और भी आंसर है क्या? अच्छा चलिए, मान लिया मैंने, नन ऑफ द अबव। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों? मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पर, बताइए। इंडियन आर्मी ने क्वांटम लैब एस्टैब्लिश करी है, बिल्कुल ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। आर्मी एंड एनएससीएस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, दोनों ने मिलकर ये क्वांटम लैब जो है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर बनाई है। एमपी के अंदर कहां पर? ठीक है, मऊ के अंदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये जो क्वांटम लैब बनाई गई है, अब ये क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसमें तो हेल्प करेगी, लेकिन इसका फायदा, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, क्वांटम लैब की क्या एप्लीकेशन होगी, बताइए। क्वांटम लैब की एप्लीकेशन क्या होगी, क्वांटम कंप्यूटिंग की, क्वांटम टेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशन होगी? बताइए। देखिए, इसमें क्यूबिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं कि वैसे जब हम कंप्यूटर या मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं तो 1 और 0 को मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है और एक टाइम में एक ही वैल्यू को ले सकती है, 1 और 0। लेकिन जो आपकी क्वांटम कंप्यूटिंग है, इसके अंदर क्यूबिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 1 और 0 दोनों वैल्यू को साइमल्टेनियसली ले सकती है। इसका इस्तेमाल जो है सैटेलाइट के अंदर, हमारी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसको सेफर बनाने में, क्योंकि एप्लीकेशन पूछती है यूपीएससी, सिक्योर बनाने में किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो कम्युनिकेशन है इसको फास्ट बनाने में भी किया जाता है, और काफी बार तो ये भी कहा जाता है दैट इट मेक्स द एंटायर कम्युनिकेशन अनहैकेबल। तो आप हैक करना इंपॉसिबल हो जाता है जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे जाके इसकी एप्लीकेशन साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी वजह से हमने 6,000 करोड़ रुपए एलोकेट करे हैं, आई थिंक 8,000 करे, यस, 8,000 करोड़ फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए 8,000 करोड़ रुपए इस एरिया के लिए हमने एलोकेट करे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग
हैज टॉप द नॉर्थ ईस्ट इंडेक्स? नॉर्थ ईस्ट इंडेक्स को किसने टॉप पोजीशन हासिल करी है? ईस्ट सिक्किम ने, गोमती ने, नॉर्थ त्रिपुरा या फिर किन्फायर ने? 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए। और ये किस चीज की बात करी जा रही है? नॉर्थ ईस्ट इंडेक्स कौन लेकर आया है, बताइए क्या है नॉर्थ ईस्ट इंडेक्स? चलिए देखिए, ईस्ट सिक्किम एक डिस्ट्रिक्ट है सिक्किम का ही, इसने इस इंडेक्स के अंदर, इस इंडेक्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा अभी आपको, इसके अंदर टॉप पोजीशन हासिल करी है। दूसरे नंबर पे गोमती, तीसरे नंबर पे नॉर्थ त्रिपुरा है, ठीक है। नाउ इसके थ्रू किया क्या जा रहा है, देखिए इस इंडेक्स के थ्रू जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उसके अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कंपीट कराया जाता है, और कंपटीशन करने के बाद देखा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो हमारे एरियाज हैं उनके अंदर वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एजुकेशन के अंदर, या फिर बात करिए जब पॉवर्टी के अंदर, वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, क्लीनलीनेस के अंदर, एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर कैसा परफॉर्म करें, और जो भी डिस्ट्रिक्ट यहां पर अच्छा परफॉर्म करता है उसकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है। नाउ आप मुझे ये बताइए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसने लास्ट में, जिसका रैंक आया, क्योंकि 103 डिस्ट्रिक्ट को यहां पर रैंक किया गया, जिसमें फर्स्ट तो आपका ईस्ट सिक्किम हो गया, लास्ट कौन आया, कोई बता सकता है? एनीवन? प्रश्न फैंटास्टिक, बिल्कुल ठीक है। आपका जो किफायर रीजन है, किफीर भी कह सकते हैं, ये लास्ट आया, 103वें नंबर पे है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये पूरी चीज आपको हेल्प करेगी ये क्वेश्चन को सोल्व करने में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स हमने देखा, इट इज रिलीज्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजे इंडेक्स, ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। इट हैज रिसीव टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, इसके अंदर जो ये इंडेक्स बनाया गया है, टेक्निकल सपोर्ट देने का काम वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया। इसके अंदर जो इंडेक्स बनाया है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाया गया है। 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए इसके बारे में क्या होगा। क्या ये जो इंडेक्स है वो नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है? क्या इसके अंदर टेक्निकल सहायता वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है? नेहा कह रहे हैं सभी ऑप्शंस ठीक हैं, बी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। अर्चना ने डी दिया है, शेखर बी कह रहे हैं, राजेंद्र बी कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से आंसर करिए। सुमित ने बहुत बढ़िया आंसर किया। देखिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि यहां पर टेक्निकल असिस्टेंस देने का काम यूएनडीपी के द्वारा किया गया। अभी हमने कल जब क्वेश्चन देखा था वो कौन सा क्वेश्चन था, बताइए? इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वही था ना, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक के द्वारा टेक्निकल सहायता दी गई थी। लेकिन यहां पर टेक्निकल मदद जो है वो यूएनडीपी के द्वारा दी गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं। और जैसे ही आप इसको एलिमिनेट करते हैं, आंसर या तो ए होता है या बी होता है। और ये आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाया गया है और ये नीति आयोग की सहायता से आया, क्योंकि पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको यहां पर कहा था, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, और डैशबोर्ड भी इसका लेकर आया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। नीति आयोग के साथ एक मंत्रालय भी शामिल है, उस मंत्रालय का नाम मुझे कोई बता सकता है? नीति आयोग ने इसे रिलीज किया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मंत्रालय डोनर, डोनर, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन भी इसके अंदर शामिल है। यूएनडीपी के द्वारा टेक्निकल मदद इसके अंदर दी गई है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर एनआरआई। एनआरआई को लेकर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट एनआरआई को लेकर आपकी सही है, कौन सा कथन एनआरआई को लेकर सही है। दे नीड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब भी एक्वायर करना होता है, इवन डिस्पोज करना होता है, उनको आरबीआई का प्रायर परमिशन उनको लेनी पड़ती है। उनको जब एग्रीकल्चर लैंड को भी एक्वायर करना होता है तो भी ये परमिशन लेनी पड़ती है। 10 सेकंड का टाइम मैंने आपको दिया है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। अभी आरबीआई न्यूज में था फॉर द वेरी सेम थिंग, तभी यहां से प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चन आपका बनकर आ सकता है। जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा। सुमित आ चुके हैं, गुड इवनिंग सुमित। सुमित आपका जो
मैसेज आया था, उसको मैं एक बार आपके अकाउंट को रीसेट कर दूंगा फॉर द सीरीज। देन अंशुल ने भी ज्वाइन किया है, शिव प्रकाश आ चुके हैं, और यहाँ पर फर्स्ट के आंसर में बी और डी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। बी भी आंसर आ रहा है, डी भी आ रहा है। ओके, डी मीन्स नन ऑफ द अबव। देखिए अभी एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया है और आरबीआई ने कहा है कि एनआरआईज एनओसीआईज दे डोंट रिक्वायर प्राइवेट अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में दे डोंट नीड द प्रायर अप्रूवल। तो पहली स्टेटमेंट तो क्या हो जाती है आपकी, यस, गलत हो जाती है। सेकंड, दे नीड प्रायर अप्रूवल इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। क्या एग्रीकल्चर लैंड के केस में उनको प्रायर अप्रूवल की जरूरत पड़ती है? तो यहां पर ये कहा है यस, स्टिल दे नीड प्रायर अप्रूवल व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउसेज, प्लांटेशन प्रॉपर्टी। तो जो फीमा एक्ट 1999 है उसके अंदर एक सेक्शन है सेक्शन 46, उसके हिसाब से बताया गया कि अगर ये करना है प्रायर अप्रूवल किस केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में उनको जरूरत नहीं है, ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन दे दिया गया। लेकिन अगर वो किससे डील कर रहे हैं, अगर वो किसी एग्रीकल्चर लैंड को, फार्म हाउस को, प्लांटेशन प्रॉपर्टी को या तो एक्वायर कर रहे हैं या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, उन सिनेरियोज के अंदर उनको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाती है, दे नीड प्रायर अप्रूवल। यस, करेक्ट आंसर विल बी बी। यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर काफी सारे लोगों का इनकरेक्ट हुआ, लेकिन करेक्ट आंसर भी आया है। शान मोहम्मद आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आरती मनकेरिया आपका आंसर करेक्ट है। शगीर चौधरी ने तो सबसे पहले यहां पर करेक्ट आंसर किया था, गुड, वेरी गुड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है तीन स्टेटमेंट्स देके कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी। क्योंकि अभी हमने पीछे फीमा के बारे में डिस्कशन किया। फीमा की फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फीमा को 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था, हो सकता है फीमा वॉज रिप्लेस बाय फेरा, जब ये 1999 में आया उसके बाद इसे फेरा से रिप्लेस कर दिया गया कुछ टाइम के बाद, ये भी हो सकता है। फेमा जो है वो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए फिर करते हैं डिस्कशन। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? प्रतीक्षा सी कह रहे हैं, अर्चना बी कह रहे हैं, सुधांशु जो सब्सक्राइबर जो अच्छा जो मेंबर भी हैं डी कह रहे हैं, गोविंदर ने डी कहा है, अवनीत कौर सी कह रहे हैं। सी और डी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड एन एक्ट टू एनकरेज एक्सटर्नल पेमेंट एंड अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड्स इन इंडिया, जिसे फीमा कहा गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में इसको लेकर आया गया। ठीक है, अब यहां पर पहले मुझे ये बताएं कि अभी फेरा एग्जिस्ट करता है या फीमा एग्जिस्ट करता है? अभी इन दोनों में से कौन सा है? देखिए एफसीआरए से मत इसे कंफ्यूज करिएगा। देखिए पहले फेरा एग्जिस्ट किया करता था, 1973 के आसपास लेकर आया गया था, लेकिन ये काफी स्ट्रिंजेंट माना जाता था। फेरा जो था वो काफी स्ट्रिंजेंट, काफी स्ट्रिक्ट माना जाता था, और चीजों को लिबरलाइज करने के लिए फिर फेमा को लेकर आया गया था, और चीजों को लॉजिकल रैशनलाइज बनाने के लिए प्रिंसिपल्स को ये फेमा लेकर आया गया था। फेमा वाज रिप्लेस बाय फेरा नहीं है, फेमा रिप्लेस फेरा। तो पहले क्या हुआ करता था, फेरा 1973 के आसपास इसे लेकर आया गया, लेकिन फिर इसे रैशनलाइज करने के लिए फेमा ने इसे रिप्लेस किया। इसने फेमा को रिप्लेस नहीं किया, इट्स द अदर वे अराउंड। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, और जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी सी और डी को आप सीधा एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, इट मींस आंसर क्या होगा, पहली स्टेटमेंट तो ए और बी में बची हुई है, मतलब वो तो ठीक होगी होगी, फेमा को 1999 में लेकर आया गया था। अब तीसरी स्टेटमेंट बताएगी कि आंसर ए होगा या बी होगा। क्या फेमा होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है? बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है। और अगर आप देखते सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि कई बार क्या होगा एग्जाम के अंदर पता ही नहीं होगा कि फेरा क्या है, फेमा क्या है, तो वहां पर आपको कॉमन सेंस को यूज करना, और कॉमन सेंस की हेल्प से भी आप काफी सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इवन दो उन क्वेश्चन को लेकर आपको नॉलेज है या नहीं है। देखिए यहां पर एक जगह तो कह रहे हैं कि फेमा वॉज रिप्लेस बाय फेरा, मतलब फेमा तो रिप्लेस हो गया, ये कह रहे हैं, हो सकता है। अब कह रहे हैं कि फेमा इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, जब उसे रिप्लेस ही कर दिया तो वो होल ऑफ इंडिया में कैसे एप्लीकेबल हो सकता है? तो आपको यहां पर थोड़ा सा हिंट मिल जाना चाहिए था कि देखो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। दैट्स वाई दोनों तो ठीक होंगी नहीं, दोनों में से एक गलत इसमें जरूर होगी, और जब आपको पता चला सेकंड गलत है तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक होगी। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में, फेरा और फीमा के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वैसे मैं आपको जो इसके एमसीक्यूज होंगे जो नेटमोक के ऊपर भी अपलोड होंगे वहां पर एक्स्ट्रा नोट्स भी दे दूंगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं फेमा जो है इसके काम क्या क्या हो सकते हैं, किस किस एरिया में इसको यूज किया जाता होगा बताइए।
हेड ऑफिस फेमा का बता देता हूं, वैसे न्यू दिल्ली के अंदर है। फेमा जो है ये एप्लीकेबल होता है फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, फॉरेक्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, सिक्योरिटीज के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जो हम कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करते हैं या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं वहां पर भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। परचेज एंड सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनी काइंड, जो ट्रांसफर, जैसे यहां पर बात करी थी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात करी गई थी, एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर की बात करी थी, उन सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनआरआईज। एनआरआईज को लेकर पूछा गया, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है अ पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया फॉर लेस देन 180 डेज इन अ कैलेंडर ईयर, वो एनआरआई होता है। मे बी हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए अगर कोई भारत के बाहर जाता है वो एनआरआई है, और मतलब कहलाया जा सकता है, और या फिर वो व्यक्ति बिजनेस करने के पर्पस से बाहर गया। तीन कंडीशनैलिटीज आपको दी हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? जल्दी से बताएं। थर्ड का आंसर प्रश्न डी दे रहे हैं, बाकी लोग बताइए। विपिन ने सी दिया है, अनुराग बी दे रहे हैं। थर्ड का आंसर 4 लिखा है सुजीत मिश्रा ने। ओके, देखिए पहले तो मुझे डेज बताए, क्या 182 दिन से कम का टाइम पीरियड होता है? देखिए एनआरआई इज एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइड्स इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज, ठीक है। तो ये तो कंडीशन सही हो जाती है, लेकिन यहां पर जो टर्म यूज करी गई है वो कैलेंडर ईयर नहीं है, वो कौन सी है? वो है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर नहीं है, वो है फाइनेंशियल ईयर। अच्छा अब बताएं कि कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंस क्या होता है, बताइए। देखिए फाइनेंशियल ईयर, आप में से काफी सारे लोग हो सकता है अपनी रिटर्न्स ये फाइल करते होंगे, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या फिर पेरेंट्स को देखा होगा, तो हम कब से टाइम पीरियड को काउंट करना शुरू करते हैं, बताइए। बताइए क्या डिफरेंस होगा, थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने आपको। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक, ठीक है। हालांकि इसमें भी चेंज करने की अभी बात चल रही थी, और कैलेंडर ईयर जो होता है वो आपका 1 जनवरी से, जो अभी अभी शुरू हुआ है, जो अभी हमने देखा न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया, ये हमारा कैलेंडर ईयर शुरू हो गया जनवरी से, 1 जनवरी से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अप्रैल टू मार्च वाला आपका फाइनेंशियल ईयर है, जिसका इस्तेमाल हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी करती है, और जो रिटर्न्स वगैरह फाइल करने होते हैं उसमें भी हम करते हैं। जो कंपनीज के क्वार्टर्स भी होते हैं ना, वो 1 अप्रैल से ही काउंट किए जाते हैं। अप्रैल में जून का पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर का दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का तीसरा क्वार्टर, और जनवरी फरवरी मार्च का लास्ट 4th क्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कैलेंडर ईयर से नहीं काउंट किया जाता, किससे काउंट किया जाता है? फाइनेंशियल ईयर से। सेकंड, हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया, यस इंडिया के बाहर गए हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस के लिए, दोनों ही केसेस के अंदर आप एनआरआई कहलाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनआरआई को लेकर क्यों क्वेश्चन बनाया गया? क्योंकि फेरा फेमा जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में था। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बात कर रहा है यहां पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड जानते हैं, इस बार यूपीएससी ने पूछ लिए थे, तो हम भी यहां पर तैयारी करके चलेंगे अवार्ड्स की। पहली स्टेटमेंट कहती है साहित्य अकादमी अवार्ड को लेकर, तमिल राइटर हैं CS लक्ष्मी जी, उन्होंने इस साल का अवार्ड जीता है, मे भी हो सकता है उनको ये जो अवार्ड मिला है। देखिए अब नॉट नेसेसरी कि अवार्ड मिला हो और वो भी यही वाला मिला हो, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के अंदर दिया गया। अब सोचिए आपने क्या कुछ ऐसा नाम पढ़ा है, साहित्य अकादमी अवार्ड किसको दिया गया, क्यों दिया गया? इस साल 7 बुक्स ऑफ पोइट्री को, 2 नॉवेल्स को, और 5 शॉर्ट स्टोरीज, 2 प्लेज और एक बायोग्राफी और एक ऑटोबायोग्राफी को, एक बुक ऑन क्रिटिसिज्म एंड पोयम, उन सबको साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए चुना गया, जिसके अंदर तमिल राइटर CS लक्ष्मी जी भी शामिल है, और यस उन्हें शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के लिए ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं जो आप मेरे को बताएंगे, बिकॉज नॉट नेसेसरी की क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, हो सकता है कुछ और पूछ लिया जाए। नाउ क्या ये अवार्ड पोस्टुमसली होता है, मरणोपरांत दिया जा सकता है, यस और नो, ये बताइए। क्या ये साहित्य अकादमी अवार्ड पोस्टुमसली दिया जा सकता है?
यस और नो? अपूर्वा कह रहे हैं ओके, यस कह रहे हैं, राजेंद्र यस कह रहे हैं, प्रश्न यस कह रहे हैं, दिव्या सिंह ने सी लिखा है, ओके ठीक है। इज इट गिवन पोस्टुमसली इन ऑल द केसेस? अब मैंने एक एक्सट्रीम वर्ड इसके आगे ऐड कर दिया, यूपीएससी ऐसे ही करेगा, एक एक्सट्रीम वर्ड नन ऑफ द अबव या ओनली, ऑल करके, एंटायरली करके, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेगा। नाउ इज इट गिवन पोस्टुमसली इन ऑल द केसेस, यस और नो? अब बताइए। अभी यहां पे श्वेता ने नो किया है, प्रश्न भी नो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, पोस्टुमसली पब्लिकेशन इज एलिजिबल फॉर अवार्ड ओनली इफ द ऑथर हैज डाइड विद इन 5 years। अगर 5 साल ही हुए हैं उस व्यक्ति की डेथ को, तो यहां पर उनके काम को कंसीडर किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर 5 साल ही हुए हैं तभी उनके काम को कंसीडर किया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि यहां पर पेंगोलिन को लेकर है, पूछा गया है। पेंगोलिन को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। नाउ एमपी हैज बिकम सेकंड स्टेट टू रिलीज रेडियो टैग्ड पेंगोलिन। कुछ पेंगोलिन को रेडियो टैग किया गया, आपने देखा होगा बहुत सारे जानवरों को रेडियो टैग कर दिया जाता है, इससे उनकी मूवमेंट के बारे में पता चल जाता है, वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहां पर घूम रहे हैं, उनकी लोकेशन। तो एमपी जो है वो दूसरा स्टेट बन गया जिन्होंने ऐसा किया। उड़ीसा ऐसा पहला स्टेट था जिसके द्वारा यह किया गया था। एंड नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क एनजेडपी अपने आप में एक अकेला कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है फॉर इंडियन पेंगोलिन्स इन द वर्ल्ड। 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए। रिसेंटली न्यूज थी, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज मेड। 5th का आंसर डी आ रहा है, रोहित ने एफ लिखा है, रुचिता डी कह रहे हैं, शायद डी लिखना चाह रहे थे, श्वेता ने ए लिखा है, सुजीत मिश्रा फैंटास्टिक, ओके मुझे लगा ए लिखा है बट डी लिखा है, सॉरी अबाउट दैट। सुमित ने ए लिखा है, बिल्कुल ठीक है। देखिए पहली जो 2 स्टेटमेंट है ना वो मैंने आपको फ्लिप करके दी है। पहली जो यहाँ पहला राज्य था वो एमपी था, अभी रिसेंटली उड़ीसा न्यूज में था, क्योंकि उड़ीसा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट न्यूज में था। उड़ीसा का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने फर्स्ट एवर रेडियो टैगिंग करी है इंडियन पेंगोलिन की। एनिमल वाज स्क्रीन फॉर पैरासाइट्स, डिसीज अगर किसी तरीके की है, ये सब चीजों के लिए भी उनको स्क्रीनिंग करी जा रही है। आफ्टर मध्य प्रदेश, उड़ीसा सेकंड स्टेट बन गया इन द कंट्री टू रिलीज अ रेडियो टैग्ड इंडियन पेंगोलिन इन द वाइल्ड। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट आपकी इंटरचेंज करके दी है। पहले किसने किया था? मध्य प्रदेश ने, अभी किसने किया है? उड़ीसा ने किया है। दैट्स व्हाई पहली 2 स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, नंदनकनन जियोलॉजिकल पार्क के बारे में जो ये स्टेटमेंट लिखी है कि ये अपने आप में इंडियन पेंगोलिन्स का अकेला कंजर्वेशन ब्रीडिंग ग्राउंड है, ये बात आपकी ठीक हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब बताएं मुझे इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है पेंगोलिन का, क्योंकि ये काफी न्यूज में रहे, कोविड की वजह से भी ये काफी न्यूज में रहे थे, अगर आपको याद हो तो। देखिए, इट इज एन नॉक्टर्नल एनिमल, जस्ट लाइक द सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो रात रात भर जागकर किताबें पढ़ते हैं और फिर एग्जाम को क्रैक करते हैं, ये भी नॉक्टर्नल है, रात में जागता है। ठीक है, और ये बरोस मतलब जमीन के अंदर खोद कर जो बिल होते हैं, बिल बनाकर ये रहते हैं। एंड इसके ऊपर अगर आप देखेंगे आपको काफी स्केली एंटेटर्स दिखाई देंगे। ठीक है, और यहां पर एक चाइनीज पेंगोलिन भी होते हैं, इंडियन पेंगोलिन भी होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस भी अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। आईयूसीएन लिस्ट में आप लोग मुझे बता रहे हैं कि इट इज एंडेंजर्ड। ओके, देखिए बिल्कुल ठीक है, यहां पर ये इंडियन वाला जो है वो क्या है? एंडेंजर्ड, और चाइनीज जो है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब याद करने का तरीका है, आप जानते हैं चाइनीज जो है वो काफी सारी चीजें खा जाते हैं, मतलब वेरियस स्पीसीज की बात करें, कोई स्पीसीज शायद उन्होंने छोड़ी नहीं होगी, तो बहुत सारे स्पीसीज का सेवन करते हैं वो, तो हो सकता है इसका भी बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। वैसे तो न्यूज में भी आ चुका है कि यस, इनको भी खाया जाता है, और इसी वजह से स्टेटस वहां पर क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हमारे यहाँ पे फिर भी बेटर है, क्यों? क्योंकि हम इसको मील के तौर पे, अपने खाने के तौर पे यूज नहीं करते। तो याद रखने का तरीका इस तरीके से याद कर लीजिएगा। नाउ दोनों ही स्पीसीज जो है शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, और इस पे क्वेश्चन जो होगा वो नॉक्टर्नल, आईयूसीएन स्टेटस, और अभी ये उड़ीसा जो और आपका एमपी है, इसको लेकर पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रेकमेंडेड टू रीस्ट्रक्चर और अनबंडलिंग ऑफ एफसीआई। अभी एक कमेटी जो थी, बात करी यहां पर कि एफसीआई को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, अनबंडल करना चाहिए, तो कौन सी कमेटी के द्वारा ऐसा कहा गया था? 10 सेकंड का टाइम है। क्या वो शांता कुमार कमेटी थी, जय जेटली कमेटी थी, राकेश अस्थाना कमेटी, के कस्तूरी रंगन कमेटी? 10 सेकंड का टाइम है, बताइए। स्टील साइलोस प्लान करे गए हैं जो कि 249 साइट्स पर बनाए जाएंगे ताकि फूड ग्रेन्स को बेटर तरीके से रखा जाए।
और जब ये आर्टिकल आपका न्यूज में था तो उसके साथ साथ इस कमेटी का नाम भी बताया गया था। वैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के अंतर्गत आती है। और यहां पर मुझे काफी सारे लोगों का आंसर ए दिख रहा है। सुधांशु अवनीत कौर ने ए लिखा है, नेहा साहू ए कह रहे हैं, अंशुल अर्चना, अवनीश विपिन, सब लोग ए आंसर कर रहे हैं। आफ्ताब आलम काफी दिन के बाद आए, ए ही आंसर दिया है। शांता कुमार कमेटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, ए यहां पर आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अरुणाचल बॉर्डर इन तीनों में से कौन से रीजन को टच करता है? क्या ये भूटान को टच करता है, वेस्ट बंगाल को टच करता है, आसाम को टच करता है? बताइए। किस किस रीजन को टच करता है? लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, बी आंसर आ रहा है मेरे पास। सुजीत मिश्रा ने, प्रतीक्षा भी कह रहे हैं, रोहित भी कह रहे हैं, आदर्श कुमार ने बी लिखा है, देन शुभम साहब भी कह रहे हैं, पूजा सिंह भी कह रहे हैं। चलिए यहां से पता चलता है कि एटलीस्ट ये है कि स्कीम्स को लेकर भी आपके क्वेश्चन यूजुअली ठीक होते हैं और जो बॉर्डर एरियाज है वो भी ठीक रहते हैं और मैप वाले जो क्वेश्चंस हैं वहां पर यूजुअली आंसर सही आता है। नाउ चाइना न्यूज में था अभी। अब चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो रीजन है वो इसको बिलोंग करते हैं। आप जानते हैं, मतलब हर कुछ महीने के बाद आपको ये चाइना का जो पूरा ड्रामा है वो न्यूज के अंदर देखने को मिलता है, चाहे वो आपको लद्दाख रीजन में देखने को मिले या अरुणाचल रीजन में देखने को मिले। और अरुणाचल प्रदेश को वो कहता है कि ये साउथ तिब्बत का पार्ट है। तो भाई साउथ तिब्बत का पार्ट है तो तिब्बत के अंदर ही रहने दो ना उसे, आप कैसे इसे क्लेम कर सकते हो? क्योंकि तिब्बत तो आपका भी पार्ट नहीं है। तो उनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि यहां पर अरुणाचल प्रदेश जो है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन तो हमें उनको करना चाहिए कि तिब्बत आपका कब से पार्ट हो गया। ठीक है, आज का मेंस का क्वेश्चन इसी के ऊपर होगा। तो यहां पर आपको एक 250 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना पड़ेगा। नाउ इट शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद भूटान, भूटान से इसका बॉर्डर टच होता है। नीचे अगर साउथ में देखेंगे तो असम से भी इसका बॉर्डर टच होता है और फिर ईस्टर्न साइड पे म्यांमार से भी बॉर्डर टच होता है, अभी मैप के ऊपर दिखाऊंगा। और ऊपर चाइना से भी अनफॉर्चुनेटली इसका बॉर्डर टच होता है, जहां पर आपको मैकमैन लाइन जो है वो यहां पर दिखाई देगी। ये पूरा जो केस था कि मैकमैन लाइन क्यों आई, कैसे आई, कौन लेकर आया और चाइना क्यों इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो हम हिस्ट्री के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो प्लीज यूट्यूब के ऊपर स्पेक्ट्रम के जो वीडियोस हैं वो जरूर देख लीजिएगा। नाउ ईटानगर कैपिटल है, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे एग्जाम में नहीं, कई बार इस तरीके की काफी बेसिक चीजें ना इंटरव्यू में पूछ ली जाती है और फिर कहते हैं कि अरे आपको ये भी नहीं पता। तो काफी बेसिक चीजें भी कई बार वो पूछ लेते हैं। नाउ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी विल बी द करेक्ट आंसर। मैप के ऊपर देखिए एक बार। सो भूटान से बॉर्डर यहां टच हो रहा है, दिस इज द मैकमैन लाइन जो है। चाइना है ऊपर, नीचे आसाम का रीजन और फिर ईस्टर्न पोर्शन में आपको म्यांमार दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हाइड्रोजन को लेकर है, पूछा गया। हाइड्रोजन को लेकर बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन सही है? कैलोरिफिक वैल्यू जो होती है हाइड्रोजन की, ये पेट्रोल से भी ज्यादा होती है। हो सकता है ये एक कलरलेस गैस है, इसका कलर नहीं होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, ऑर्डर नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है और ये काफी फ्लेमेबल, काफी ज्यादा आग इससे लग सकती है। 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए इसके बारे में। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन हो, ब्राउन हाइड्रोजन हो, ब्लू हाइड्रोजन हो, ये काफी न्यूज में है क्योंकि आने वाला फ्यूल इसे माना जा रहा है। जैसे जैसे हम कोल से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम पेट्रोल ऑयल गैस से दूर जा रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएं या फिर हाइड्रोजन की तरफ जाएं, तो यहां पर जो ये पर्टिकुलर सोर्स है वो काफी न्यूज में रहता है। ना यहाँ पर हमने बोथ लिखा है, शिवनंदन सहाय ने बी लिखा है, सी भी आंसर आ रहा है, अवनेश, अर्चना, नेहा ने सी लिखा है। चलिए करेक्ट आंसर पे से सी है। इसका कैलोरिफिक वैल्यू जो है वो पेट्रोल से भी ज्यादा होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होती है और फ्लेमेबल गैस होती है, काफी जल्दी इसमें आग लग जाती है। इसी वजह से कई बार इसका स्टोरेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, और एक्सपेंसिव भी होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ फेसलेस अपील स्कीम कौन से मंत्रालय के साथ एसोसिएट करती है, कौन से डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट करती है? जल्दी से बताएं। फेसलेस अपील स्कीम 2020 की है और ये दोबारा से न्यूज में थी, 2020 में तो थी, अब दोबारा से 2022 में भी ये न्यूज में थी। बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? प्रसून अग्रवाल कह रहे हैं ए, कृष्ण शर्मा ने ए लिखा है, कुमारी शिखा ए कह रहे हैं, शुभम सुजीत सी कह रहे हैं, पूजा सिंह ए कह रहे हैं एंड द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहां पर क्या है, जब भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से टैक्स की कोई डिमांड करी जाती है तो वो यहां पर कह सकते हैं कि जो भी टैक्स की डिमांड है, जो भी बात करनी है, हम उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या फिर हम उसे ऑनलाइन कर सकते हैं ताकि उसको विजिट ना करना पड़े
वो जो पर्टिकुलर टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस है, ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर अ फिजिकल अपीयरेंस बाय द टैक्स पेयर, और उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी फिजिकल अपीयरेंस देने की जरूरत नहीं है। ये रियल टाइम अलर्ट नोटिफिकेशन जो होता है वो भी प्रोवाइड करती है थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस एंड मोबाइल एप्लीकेशन फेसलेस अपील स्कीम। तो पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इसे लेकर आया गया है, ठीक है। चलिए, यहां पर वैसे इनकम टैक्स के बारे में अगर हम कुछ पॉइंट्स लिखें, इज इट अ डायरेक्ट टैक्स और इज इट एन इनडायरेक्ट टैक्स? जो आपका इनकम टैक्स है, इट्स पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और एज एन एस्टिमेशन के हिसाब से 22% टैक्सेस जो है वो आपके डायरेक्ट टैक्स से आते हैं। और यहां पर इनकम टैक्स जो इंडिया के अंदर है, ये आपका यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। आप जानते हैं कि यूनियन लिस्ट होती है एंड देयर इज अ स्टेट लिस्ट एज वेल। 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट दी गई है, और यहां पर ये यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 82 के अंदर आता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसको लेकर बता दी। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, फिर हम अपनी रिविजन करेंगे। एक अभी पीएफआरडीए और आपका जो आईआरडीए है, ठीक है। तो यहां पर आईआरडीए के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई, उसने बताया कि डीएसआईआई के अंदर कौन कौन सी कंपनीज रखी जाएंगी। आपको बताना है डीएसआईआई, पहले तो मुझे फुल फॉर्म बताएं, क्योंकि मुझे पता है हो सकता है कुछ लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता हो। डी सिप आपने सुना होगा, ये भी काफी न्यूज में रहते थे। उसी तरीके से डीएसआईआई क्या है? ये डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हुआ करते थे, उसी तरीके से डीएसआईज हैं। इसमें पूछा गया कि कौन से इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। आईआरडीए के द्वारा अभी एक रिसेंटली स्टेटमेंट दी गई थी और उसमें बताया गया था कि एलआईसी आई की कैटेगरी के अंदर ही रखेंगे, इन्हें निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है। डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, देखिए ये टर्म किसके लिए यूज की जाती है बता मुझे। देखिए ऐसे इंश्योरर्स जिसकी मार्केट इंपॉर्टेंस डोमेस्टिक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे उसकी इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज्यादा हो, ठीक है। और जिसका अगर पहली बात तो उन्हें टू बिग टू फेल माना जाता है कि वो फेल हो ही नहीं सकते, और अगर फेलियर होता है तो वो अपने आप में क्या होगा, एक डिस्ट्रेस क्रिएट कर देंगे इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन के अंदर एलआईसी, जीआईसी, एनआईए तीनों ही इसके अंदर शामिल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। और आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने यहां पर करेक्ट आंसर दिया भी है, ठीक है। सॉलिड स्टेट बैटरी को लेकर पूछा गया, सॉलिड स्टेट बैटरी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। एसएसबी को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट माना गया है। सॉलिड स्टेट बैटरी जो है उनकी एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो जो लियोन आपकी लिथियम आयन बैटरी होती है उससे भी ज्यादा होती है, मे बी। सॉलिड स्टेट बैटरीज आर हाईली यूज्ड इन मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। येस्टरडे 10 एमसीक्यूज मैप वाले भरत करेंगे हम प्रॉबली ऑन द वीकेंड। रुचिता ने फर्स्ट का आंसर डी दिया है, कंचन डी कह रहे हैं, राजेंद्र डी कह रहे हैं, रोहित भी डी कह रहे हैं। देखिए जो आपकी फॉक्सवैगन है, फॉक्सवैगन प्लान कर रही है कि वो सॉलिड स्टेट बैटरीज का प्रोडक्शन जो है उसे स्टार्ट करेंगे बाय 2025, और वेरियस जो दूसरी कंपनीज हैं जैसे कि क्वांटम स्केप है उसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करने की बात करी है। हमारे लिए ये जो इंटरनेशनल न्यूज है या कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये जो टेक्नोलॉजी है जो कि लिथियम आयन से भी बेहतर मानी जा रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं अगर आप लोगों ने देखे हैं, चलाए हैं, तो उसमें ये चीज आपको पता चली होगी कि उसके अंदर रेंज दी होती है। रेंज के केस में क्या होता है, बहुत बार ये देखने को मिलता है कि यूजुअली उसकी रेंज बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉप करती है, जिसकी वजह से बार बार जो व्हीकल है उसको चार्ज करना पड़ता है, और व्हीकल को चार्ज करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। जो सॉलिड स्टेट बैटरी है बताया जा रहा है कि ये काफी हद तक जो बार बार चार्ज करने का इश्यू है उसे खत्म कर देगी, और यहां पर जो आपकी रेंज होगी उसे यहां पर इंक्रीज किया जा सकेगा। जो एसएसबी है उसका इस्तेमाल अभी तक किसके अंदर किया जाता है, जो सॉलिड स्टेट बैटरीज है इसका इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, जो पेस मेकर्स होते हैं, इवन जो एरोस्पेस एरिया है, जो सैटेलाइट्स है वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये लियोन बैटरी से बेहतर है? तो ये लिथियम आयन बैटरी जो आपके लैपटॉप्स के अंदर, मोबाइल के अंदर यूज करी जाती है उससे काफी बेहतर है, उससे काफी अच्छा बैकअप आपको यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि लिथियम आयन बैटरी जो कि शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर उतनी कारगर साबित ना हो पाए, वहां पर एसएसबी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है हेट स्पीच को लेकर पूछा गया। हेट स्पीच को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। एक स्पेसिफिक लीगल डेफिनेशन जो है वो हेट स्पीच के लिए क्रिएट करी हुई है, मे बी जेंडर जो है वो भी हेट स्पीच का बेस हो सकता है, और लॉ कमीशन ने
एक सेक्शन 153 जो है वो हेट स्पीच के अंदर प्रपोज किया है। अभी एक पिटीशन फाइल करी गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि देखिए बहुत सारे केसेस जो हेट स्पीच के बढ़ रहे हैं, और वैसे भी अगर आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जगह जगह आपको ऐसे ब्लॉग्स दिख जाएंगे जिसमें हेट स्पीच को बढ़ावा देने की कोशिश करी गई है। लेट मी चेक द आंसर। यहां पर ज्ञानेश्वर सी कह रहे हैं, शागिर सी कह रहे हैं, रिशु सी कह रहे हैं, एंड गोविंदर ने भी सी लिखा है, दिव्या सिंह भी सी कह रहे हैं। चलिए आते हैं यहां पर। सी आंसर किया आपने, इट मींस आप कह रहे हैं कि पहली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि देयर इज नो स्पेसिफिक लीगल डेफिनेशन। अभी तक हेट स्पीच की कोई लीगल डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर हम पैरामीटर्स की बात करें, इफ आई आस्क यू कि आप मुझे बताएं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं हेट स्पीच के लिए, तो यहां पर अगर आप देखेंगे जेंडर भी इसका एक क्राइटेरिया हो सकता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी इसमें एक क्राइटेरिया हो सकता है, इसके अलावा रिलीजन, लिंग्विस्टिक बेसिस भी इसके अंदर क्राइटेरिया हो सकते हैं, रेस भी इसके अंदर क्राइटेरिया हो सकती है। ठीक है, ये वेरियस एस्पेक्ट है जिसके बेसिस पे हेट स्पीचेस दी जा सकती है। और लॉ कमीशन ने 153C जो है इसको प्रपोज किया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑलरेडी हमारे पास आईपीसी 153 अवेलेबल है जो कि कहता है कि हेट स्पीच किसको माना जाएगा। बेसिकली ये कहते हैं कि जब भी आप दो कम्युनिटीज के बीच में किसी रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, किसी के रेजिडेंस के बेसिस पे और लैंग्वेज के बेसिस पे दो गुटों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और उनके बीच में लड़ाई कराने की कोशिश करते हैं, वो सेक्शन 153 के अंदर आता है और वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। किसके अंतर्गत आता है? 153A के अंतर्गत। ठीक है, इसी डेफिनेशन को फर्दर एक्सटेंड करते हुए 153 को लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने कहा था कि प्रपोज किया था कि इसको लेकर आना चाहिए, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है उसको यहां पर बढ़ाया गया कि लिखकर, बोलकर, किसी को साइन दिखाकर कोई अगर फियर क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है, दो गुटों के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश करी जाती है, वो 153C के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी। काफी लोगों ने सी ही आंसर किया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि हेट स्पीच के लिए पूछ रहा है कि कौन सी कमेटी इन तीनों में से हेट स्पीच के ऊपर बनाई गई है? MP बेजुबरुआ कमेटी, TK विश्वनाथन कमेटी, GS भुरिया कमेटी। बताइए। कौन सी कमेटी बनाई गई है? इनमें से कौन कौन सी कमेटी बनाई गई है? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली? यहां पे प्रतीक्षा ने ए लिखा है, राजेंद्र ने डी लिखा है, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। रोहित रंजन डी कह रहे हैं, किरण प्रसाद डी कह रहे हैं, बाकी लोग बताइए। ए और डी के बीच में ही 50-50 कंपटीशन चल रहा है। चलिए, करेक्ट आंसर वैसे आपका होगा जो आपकी MP बेजुबरिया कमेटी है और विश्वनाथन कमेटी, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। थर्ड वन इज नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, अनुराग भी ज्वाइन कर चुके हैं। लेट्स सी, यहां से ही आंसर देना शुरू करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है NASP को लेकर है। एक ड्राफ्ट को लेकर आया गया है NASP को, और उसे लोगों के सामने रखा गया है। आपको बताना है कि ये कौन से मंत्रालय से रिलेट करता है। फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, अदरवाइज तो आसान हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, नन ऑफ द अबव। कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी एक ड्राफ्ट जनता के सामने रखा गया है, पब्लिक डोमेन में रखा गया है और जनता से फीडबैक लिए जा रहे हैं NASP के ऊपर? NASP की फुल फॉर्म पता है तो जरूर बताइएगा। अगर फुल फॉर्म पता है तो डेफिनेटली मंत्रालय भी पता होगा। सुमित फैंटास्टिक। यहां पे चित्रसेना ने बी लिखा है, आदर्श कुमार ने बी लिखा है, जायदा अख्तर बी कह रहे हैं, शिखा ने बी लिखा है, दिव्या सिंह भी बी कह रहे हैं एंड ऋषु कुमारी भी बी कह रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, बेसिकली NASP क्या है? NASP नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। बेसिकली एयर स्पोर्ट्स को भारत के अंदर बढ़ावा देने की कोशिश करी जा रही है। जिस तरीके के एयर स्पोर्ट्स इंडिया के बाहर ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, उस तरीके के स्पोर्ट्स को भारत के अंदर लाने की कोशिश करी जा रही है। और इसी चीज के लिए अभी एक बैठक भी हुई थी जिसमें बताया गया कि देखिए, इस चीज को ज्यादा महंगा नहीं रखा जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति एयर स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड है तो इसको बढ़ावा देने की कोशिश करी जाएगी। पैसा जो होगा वो कॉर्पोरेट सेक्टर लगाएगा, भारत सरकार का काम होगा सिर्फ इसे प्रमोट करना, उसमें जो पैसा लगेगा भारत सरकार लगाएगी। एट द सेम टाइम ये बात करी गई थी
कि हम जीएसटी को ज्यादा नहीं इसके ऊपर इंपोज करेंगे, क्योंकि जीएसटी अगर इस पे ज्यादा लगा देंगे तो ये नई चीज जो निकल कर आ रही है ये अपने आप ज्यादा रेवेन्यू फर्दर क्रिएट नहीं कर पाएगी, ज्यादा फेमस नहीं हो पाएगी। तो यहां पर यह भी कहा गया कि हम जीएसटी को रैशनलाइज करके रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ओडीएफ विलेजेस की बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक स्टेट ने टॉप पोजीशन हासिल करी है, रिसेंटली ये स्टेट न्यूज में था। ओडीएफ विलेजेस सबसे ज्यादा यहां से निकल कर आए हैं। ओडीएफ का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री, जहां पर खुले में शौच नहीं किया जाता, उसके अंदर इस स्टेट का रैंक फर्स्ट आया है। ये स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम या फिर महाराष्ट्र। रोहित कह रहे हैं बी होगा, प्रिय कुमारी बी कह रहे हैं, पूनम सेन ने बी लिखा है, संदीप ने बी लिखा है, अभिषेक वर्मा तेलंगाना कह रहे हैं, विच इज द करेक्ट आंसर। ऑल्सो तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। यहां पर बेसिकली ओडीएफ विलेजेस जो है उनकी संख्या जो है 13,737 के आसपास है, और इनकी परसेंटेज जो है 96.74% विलेजेस जो है वो ओडीएफ हो चुके हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री, वहां पर खुले में शौच नहीं किया जाता। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, लेकिन तमिलनाडु का परसेंटेज काफी कम है, 35.39% वहां का परसेंटेज है, और फिर कर्नाटका का परसेंटेज और भी कम है। ठीक है, ओडीएफ प्लस इसमें क्या डिफरेंस है बताइए? ओडीएफ प्लस एंड ओडीएफ प्लस प्लस बताएं। आज इवनिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसके बारे में, बताइए। ओडीएफ प्लस प्लस। रजनीश कह रहे हैं ओडीएफ नो डेफिकेशन। देखिए सिंपल है, यहां पे बिल्कुल सही लिखा रजनीश ने। ओडीएफ मतलब जहां पर ओपन डेफिकेशन फ्री है, खुले में शौच नहीं किया जाता। ठीक है, ओडीएफ प्लस में डेफिनेटली कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज होनी चाहिए, खुले में शौच नहीं किया जाता, प्लस और क्या चीज होनी चाहिए? यहां पर जो कम्युनिटी टॉयलेट है वो मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, कम्युनिटी टॉयलेट मेंटेन किए जाते हैं, ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है। ओडीएफ प्लस दो प्लस हो गए, मतलब एक कंडीशन और होनी चाहिए, मतलब ओडीएफ प्लस तो होगा ही होगा यहां पर। उसके साथ साथ एक कंडीशन और थी कि स्लज मैनेजमेंट यहां पर किया जाएगा, सुएज मैनेजमेंट यहां पर किया जाएगा। ये तीन डिफरेंस अच्छे से करके जाएगा। ओडीएफ प्लस प्रीलिम्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, मेंस के अंदर भी कहीं पे लिखने में आपको हेल्प कर सकता है, अगर स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कुछ लिख रहे हैं आप, और मेंस के बाद जो आपका इंटरव्यू होता है वहां पर भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका क्रैश कोर्स है, अगर बेसिक नॉलेज है आपको तो क्रैश कोर्स लीजिएगा, अगर बेसिक नॉलेज नहीं है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022 एंड यू कैन यूज द नेट 50 कूपन कोड एज वेल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को लेकर एसबीएमजी के बारे में पूछा गया। बताइए करेक्ट क्या है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? निर्मल भारत अभियान उसको रीस्ट्रक्चर किया गया था और एसबीएमजी बनाया गया था, हो सकता है। एसबीएमजी को लॉन्च किया गया था 2014 के अंदर, इन 2014 इट वाज लॉन्च्ड मे बी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इज ओनली सैनिटेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। बताएं, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? डी आंसर आ रहा है, निहारिका ने डी आंसर किया है। ओके, बाकी लोग बताइए। रोहित रंजन ने डी लिखा है, अंशुल यादव डी कह रहे हैं, सौम्या ने ए लिखा है, अभिषेक ऑल आर करेक्ट कह रहे हैं, प्रतीक्षा यादव डी कह रहे हैं। ओके, देखिए यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, पहली बात तो यस, निर्मल भारत अभियान हुआ करता था, उसी को रिस्ट्रक्चर करके एसबीएमजी बनाया गया, 2014 के अंदर से लॉन्च किया गया। ओनली होने के बावजूद भी ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, क्योंकि अपने आप में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का अकेला ऐसा प्रोग्राम है जो कि सैनिटेशन के लिए है, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। तो डी वाले लोग यहां पर ठीक हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि बात कर रहा है, आपको दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नाउ ओडीएफ प्लस सिटी किसको नोटिफाई करेंगे? जहां पर एक सिंगल इंडिविजुअल भी डेफिकेशन करता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। नाउ ओडीएफ सिटी इफ ऑल द कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स आर फंक्शनल एज वेल एज मेंटेन्ड। यहां पर बेसिकली जो ओडीएफ प्लस है इसकी बात करी है, ये ओडीएफ प्लस की डेफिनेशन है, ये ओडीएफ सिटी की डेफिनेशन है। अगर आप देखें, अभी दो क्वेश्चन पहले मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया उसको ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर कर पाएंगे। अ सिटी कैन बी नोटिफाइड, या सिटी कर लीजिएगा, आई थिंक सिटी वर्ड मिस हो गया। अ सिटी कैन बी नोटिफाइड एज एन ओडीएफ सिटी जब ये कंडीशन क्वालिफाई होती है। अ सिटी कैन बी नोटिफाइड ओडीएफ प्लस जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर बताइए। शगीर चौधरी 7th का डी आंसर कर रहे हैं, मीनाक्षी यादव ने डी लिखा है, रुचिता कह रहे हैं इनवर्स दिया है सौम्या दुबे ने, और दिव्या सिंह ने डी आंसर किया है, विच इज द करेक्ट आंसर ऑल्सो। बिल्कुल सही है, उल्टा लिखा हुआ है। ओडीएफ के अंदर ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए, ओडीएफ प्लस के अंदर ओपन डेफिकेशन फ्री तो होना ही होना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं वो भी मेंटेन करके रखने हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिए, डेफिनेशन जो है मैंने यहां पर दे दी है, एलिमिनेशन ऑफ ओडी प्रैक्टिसेस, एक्सेस टू टॉयलेट्स, ये आप अपने नोट्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज आस्किंग फॉर के शेप्ड रिकवरी। अब ये के शेप्ड रिकवरी न्यूज में थी, इकोनॉमी सेक्शन से क्वेश्चन है, पूछा गया, इसको लेकर बताइए करेक्ट क्या है। के शेप्ड रिकवरी हैपेंस व्हेन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी रिकवर एट मोर और लेस सेम रेट। जब अलग अलग सेक्शन जो इकोनॉमी के हैं वो मोर और लेस, थोड़ा बहुत कम ज्यादा एक ही तरीके से ग्रो करते हैं या रिकवर करते हैं, वो के शेप्ड रिकवरी होती है। और इंडिया के अंदर अभी यही रिकवरी देखने को मिल रही है। 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए आपके पास क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। रोहित ने 8th का बी आंसर किया है, रुचिता बी कह रहे हैं, अनुराग नायक बी कह रहे हैं। इंडिपेंडेंटली आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। यहां पर बी के अलावा और कोई आंसर नहीं आ रहा। ओके, ए भी आ रहा है मेरे पास, अभी ए और बी आया है अभी तक तो। मिस्टिक सचिन ने बी आंसर लिखा है, पूनम सेन बी कह रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियो ने बी लिखा है। ओके, देखिए के शेप क्या होती है, यहां पे देखिए एक चीज ऊपर जा रही है, एक चीज नीचे जा रही है। तो कुछ सेक्टर्स अगर इकोनॉमी के अंदर ग्रो कर रहे हैं और कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, के शेप। जैसे होता है ना, एल शेप होता है, इकोनॉमी गिरी और फिर बिल्कुल प्लेटू हो गई। या फिर कहते हैं वी शेप, इकोनॉमी गिरी और फिर दोबारा से ग्रो करने लग गई। यू शेप, इकोनॉमी गिरी, थोड़े दिन नीचे रही, फिर ग्रो करने लग गई। तो ये इस तरीके से अलग अलग शेप्स बनाई जाती हैं। ठीक है, के शेप रिकवरी क्या होती है, जब कुछ सेक्टर्स ग्रो कर रहे होते हैं और कुछ सेक्टर ग्रो नहीं कर रहे होते, तो उस हिसाब से तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। लेकिन हाँ, इंडिया के अंदर के शेप रिकवरी ही देखने को मिल रही है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं, जो कि अभी न्यूज में भी था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे भी आप देख सकते हैं, देखिए रिकवरी किस तरीके से हो रही है। एक जो आपको लाइन है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है और एक नीचे की डायरेक्शन में, मींस अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग तरीके से ग्रो हो रहे हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे भी सही, वैसे तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, लेकिन आपको यहां पर बताया हुआ है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री रिकवर कर रही है, कौन कौन सी इंडस्ट्री रिकवर नहीं कर रही है। खैर, व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ फिम्ब्री स्टाइलिस सुनीली, अ न्यूली फाउंड प्लांट स्पीसीज। वेस्टर्न घाट के अंदर 2 नई स्पीसीज पाई गई हैं स्वामीनाथन फाउंडेशन के द्वारा। इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स भी थे, उनकी सहायता से आपको बताना है ये जो स्पीसीज नई पाई गई है इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर। थैंक यू अभिषेक। रुचिता ने 9th का आंसर डी लिखा है, शागिर डी कह रहे हैं, कंचन ने डी लिखा है, डेटा डेफिशिएंट लिखा है सुमित ने। ओके, ए और डी आंसर आ रहा है मेरे पास। वैसे करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इट इज रियली डेटा डेफिशिएंट। क्या है ये, डेटा डेफिशिएंट, ना ही एंडेंजर्ड, ना ही वल्नरेबल, ना ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड, डेटा डेफिशिएंट जो है वो यहां पर आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है ओपेक को लेकर। पूछा गया ओपेक को लेकर बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट वॉज फाउंडेड एट बगदाद इन 1960। 1960 में बगदाद में इसे फाउंड किया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 13 कंट्रीज की। एंड ओपेक कैन कट द सप्लाई टू रेज द प्राइसेस। प्राइसेस को रेज करने के लिए क्या हो सकता है, ये लोग अपनी सप्लाई को कट भी कर देते हैं। बताइए, 10 सेकंड का टाइम है। मीनाक्षी का आंसर ठीक है, अंशुल का आंसर ठीक है, बताइए व्हाट शुड बी द आंसर। 10th का आंसर काफी सारे लोग डी दे रहे हैं। इट मींस यू गाइज आर सेइंग कि सारी स्टेटमेंट ठीक है। कुछ लोग सी भी कह रहे हैं। और ओके, देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि किसी चीज को कहां पर फाउंड किया गया और किसी चीज का हेडक्वार्टर कहां है। यहां पर भी गलती हो सकती थी इस चीज को लेकर, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है, लेकिन इसको फाउंड बगदाद में ही किया गया था। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड ओपेक कैन कट द सप्लाईज टू रेज द प्राइसेस। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यही हुआ था जब हमने देखा भारत के अंदर ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे यहाँ पे जो वेरियस कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उन्होंने भी, जो सऊदी अरेबिया है जो ओपेक को हेड करता है बेसिकली, ठीक है, तो ये इनसे बातचीत करने की कोशिश करी कि आप क्या करिए, आप सप्लाई को बढ़ाइए, आप प्राइसेस को कम करिए। लेकिन इन्होंने रादर क्या किया, इन्होंने अपनी सप्लाई को कट किया। क्योंकि जब आप सप्लाई को कट करते हैं तो क्या होता है, तो एक डिमांड तो कट हो नहीं रही है, डिमांड तो उतनी की उतनी है, सप्लाई कम हो जाएगी। मींस जो कमोडिटी लोगों को चाहिए उसको आप आर्टिफिशियली उसकी अवेलेबिलिटी को कम करा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मार्केट के अंदर 1000 फोन है और 1000 लोग हैं, तो प्राइस एज इट इज बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1000 लोग हैं, 1000 फोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10,000 फोन है और 100 लोग हैं,
तो प्राइस धीरे धीरे कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कंज्यूमर कम है और आइटम ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है। उसी तरीके से अगर सिनेरियो उल्टा हो जाता है कि चीजें, मोबाइल फोन 100 ही है लेकिन लेने वाले 10,000 है, अब जो बेचने वाला है वो किसी भी कीमत पे बेचे, उसकी मर्जी है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रूल इकोनॉमी के अंदर फॉलो होता है। और यहां पर भी ये क्या करते हैं, जब इनको लगता है प्राइसेस कम हो रहे हैं, ये कमोडिटी को प्रोड्यूस करना ही कम कर देते हैं, ऑयल का प्रोडक्शन नीचे कर देते हैं। और बीच में देखा भी गया कि इसी वजह से $30 पर बैरल जो ऑयल हुआ करता था वो इंक्रीज होकर $80 पर बैरल हो गया था। ठीक है, और ये किस वजह से हुआ? आर्टिफिशियली इनके द्वारा जो सप्लाई कट करी गई थी उसकी वजह से ही। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओपेक कंट्रीज भी आपको मैप के ऊपर दिखा दिए। इनमें से कौन से राज्य ऐसे हैं जो कि इनर लाइन परमिट जो रजीम है उसके अंतर्गत आते हैं? आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इनर लाइन परमिट के अंदर क्या अरुणाचल आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है? ये आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम है। रिसेंटली हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्ली आई और सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली के थ्रू यूनियन गवर्नमेंट से और मणिपुर गवर्नमेंट से पूछा कि ये जो प्ली मेरे पास आई है मैं इसका रिप्लाई क्या करना है। उसमें चैलेंज किया गया कि मणिपुर के अंदर आईएलपी सिस्टम जो है उस चीज के ऊपर यहां पर क्वेश्चन किया गया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर फर्दर क्वेश्चन जो है यूनियन गवर्नमेंट से और मणिपुर गवर्नमेंट से पूछा है कि बताइए अब इनको क्या आंसर करना है। ठीक है, प्ली ने कंटेंट किया कि आईएलपी जो है वो जो भारत के नागरिक है, दूसरे रीजन में रहता है, कोई एमपी में रहता है, कोई पंजाब में रहता है, कोई हरियाणा में रहता है, कोई छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड के अंदर रहता है, कर्नाटका, तमिलनाडु में रहते हैं, जब उनको ऐसी जगहों पर जाना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं क्या उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा रहा, इस चीज को लेकर क्वेश्चन था। और यहां पर यह भी कहा गया कि आर्टिकल 14, 15, 19, 21 जो है उनका वायलेशन होता है। इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा गया है। बात करें, आप लोगों ने वैसे डी आंसर किया है। अवनीश और दिव्या जो है डी कह रहे हैं, नीतीश कुमार ने बी लिखा है और यहाँ पे गोविंदर ने डी लिखा है। डी ज्यादातर आंसर आ रहा है। दुशांत नहर का भी डी आंसर है। करेक्ट आंसर इज ऑल्सो डी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और इवन मणिपुर भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। न्यूज को भी ध्यान रखिएगा, जो न्यूज के कंसर्निंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उसको भी ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो आईएलपी को लेकर ही है। आईएलपी को लेकर पूछा गया है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आईएलपी इज एन इंडियन गवर्नमेंट इनोवेशन। आईएलपी जो है हमारा खुद का सिस्टम है, हमने इनोवेट किया है। इट इज टू प्रोटेक्ट द कमर्शियल इंटरेस्ट। ये किस चीज के लिए? ताकि हम अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, इसी वजह से इसको लेकर आया गया है। एंड आईएलपी मेंशंस बोथ डेट्स एंड प्लेसेस। तो जब भी आप आईएलपी लेते हैं, मान लीजिए आपको ऐसी जगह पर जाना है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाना है, तो जो आईएलपी आप लेंगे, जो वहां पे रेजिडेंस कमिश्नर आपको इशू करेंगे, उसमें डेट कि किस तरीके से किस तरीके तक आप उस रीजन में रह सकते हैं और किस किस रीजन को एक्सेस कर सकते हैं, उस प्रदेश के अंदर कहां कहां जा सकते हैं, वो भी इसके अंदर मेंशन किया जाता है। बताइए क्या आंसर होगा? अमित सामल कह रहे हैं ए होगा, शिव प्रकाश ए कह रहे हैं, रोहित ज्वाइन कर चुके हैं, शागिर ए कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्या ये इंडियन गवर्नमेंट की इनोवेशन है? नहीं, ये तो ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी आज से काफी साल पहले। और तब ये लेकर आया गया था क्योंकि ब्रिटिश अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को सर्वाइव करना चाहते थे। आज के टाइम में इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है ताकि ट्राइबल पॉपुलेशन को बचाया जा सके। उनको जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है किसी भी तरीके से इंटरमिंगलिंग की वजह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, मैंने शाम वाले लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था, वही आपको याद होगा कुछ साल पहले आज से अंडमान निकोबार के अंदर जो आपके वेरियस आइलैंड्स है वहां पर क्या किया गया था, जो सैलानी घूमने के लिए गए थे उन्होंने जो वहां के ट्राइबल्स लोग थे उनको डांस करने के लिए कहा इन लिeu ऑफ सम प्रोडक्ट। ठीक है, खाना वाना देने के लिए कहा कि हम आपको खाना देंगे, आप डांस करके दिखाइए, और उनका वीडियो बना लिया और वो वीडियो वायरल हो गया था। उसके बाद यहां पर कोर्ट ने भी लताड़ लगाई कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। ट्राइबल लोग जो हैं उनको आप उनके सेटअप के अंदर रहने दीजिए, उनसे छेड़छाड़ मत करिए। तो यहां पर कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं, यहां पर है कि हमें जो उनके ट्रेडिशनल सेटअप है उसको नहीं छेड़ना है। दैट्स वाई ये रेगुलेशन वहां पर लगाया गया है। आईएलपी जो है उसमें डेट और प्लेस दोनों लिखा होता है, तो बिल्कुल ठीक है। जब आपको आईएलपी मिलेगा उसके अंदर कहां कहां आप जा सकते हैं उस प्रदेश के अंदर और किस तारीख तक रह सकते हैं वो चीजें मेंशन करी जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जो जो जगह थी वो भी हमने देख ली, कौन कौन से रीजन जो है इसके अंदर अंतर्गत आते हैं वो प्रदेशों के नाम आपको पता होने चाहिए। नाउ बायोक्रॉप्स आपकी न्यूज में थी, उसको लेकर डिस्कशन करते हैं। यहां पर अलग अलग जनरेशन की बायोक्रॉप्स होती हैं। याद हो पिछले साल भी ये चीज काफी न्यूज में थी, तब भी हमने देखा था। 4 जनरेशन हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम भी। यहां पर फर्स्ट जनरेशन में लिखा है ग्रास, सेकंड जनरेशन में लिखा है सोरगम, थर्ड जनरेशन में लिखा है यूकेलिप्टस। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर कौन सी है, बताइए। बताइए। डी आंसर आया है, अनुराग डी कह रहे हैं, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं।
किसी को नन ऑफ द अबव नहीं कहना है क्या? कोई नन ऑफ द अबव कहना चाहता है क्या? लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, लास्ट ईयर भी पढ़ा था हमने इसे। देखिए फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या आता है, याद करिए। फर्स्ट जनरेशन के अंदर फूड क्रॉप्स आती थी, जिसमें सोरगम हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। सेकंड जनरेशन के अंदर क्या आता है, नॉन फूड ग्रेन आइटम्स आती हैं, जिसमें ग्रास भी आती है आपकी, अल्फा अल्फा भी आता है, ठीक है। थर्ड जनरेशन के अंदर क्या आता है, थर्ड जनरेशन के अंदर आपकी यूकेलिप्टस, माइक्रो एल्गी, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। तो आइए अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। ये मैंने कैसे दिया था आपको, इंटरचेंज करके, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर फूड आइटम्स, सेकंड में नॉन फूड आइटम्स, थर्ड जनरेशन के अंदर एल्गे आती है, यूकेलिप्टस आता है। तो पहली गलत, दूसरी गलत, लेकिन तीसरी ठीक है। आपको क्या आंसर करना था यहाँ पे, टू गेट द 2 मार्क्स कॉन्फिडेंस बेस्ड क्वेश्चन था, आपको बताना था कि सर ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ओनली 3 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बात करता है, आपसे फ्लोरोना के बारे में पूछ रहा है। फ्लोरोना को लेकर बताइए करेक्ट क्या है। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सी द फ्लोरोना केस। भारत के अंदर पहला फ्लोरोना का केस देखा गया। ये एक डबल इंफेक्शन का केस है, बताएं। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। बताइए, लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते हैं। फोर्थ का आंसर अनुराग ने बी दिया है, भरत इजराइल कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आज न्यूज में था, इजराइल के अंदर पहला केस देखा गया। इवन तो डब्ल्यूएचओ तो ये कहता है कि इजराइल का पहला केस नहीं है, इससे पहले भी यूएस के अंदर और इससे पहले एशिया रीजन के अंदर ऐसे केस देखे जा चुके, बट स्टिल हम न्यूज के तरीके से डिस्कस करेंगे तो इंडिया नहीं है, इजराइल है। ये डबल इन्फेक्शन का केस है। डबल इन्फेक्शन क्यों कहा जाता है, जैसे कुछ दिन पहले क्या था, डेल्टा और ओमिक्रॉन को मिलाकर क्या आया था, डेमाइक्रॉन आया था, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर इन्फ्लुएंजा और कोविड को मिलाकर क्या आया है, फ्लूरोना आया है, ठीक है। क्या ये एक नया वेरिएंट है, बताइए, कैन वी कॉल इट अ न्यू वेरिएंट, क्या इसको एक नया वेरिएंट कहा जा सकता है या नहीं, यस और नो बताएं। क्या जो फ्लोरोना है इसको न्यू वेरिएंट कहा जा सकता है, आंसर इज नो, ये कोई नया वेरिएंट नहीं है। बस दो प्रॉब्लम्स या दो बीमारियां जो है वो एक साथ में हो रही है और उसके सिम्टम्स जो है वो भी इंडिविजुअली पेशेंट को देखने पड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन पीपल वॉलंटरली चेंज जॉब्स विद इन एन इकोनॉमी आफ्टर अ पर्सन लीव्स अ कंपनी, उसको थोड़ा टाइम लगता है दूसरी जॉब में जाने के लिए। पहली जगह पे उसने जॉब छोड़ी, दूसरी जगह पे ली। इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं, यहां पर आपने जॉब छोड़ी, दूसरी जॉब मिलने में 2 महीने का टाइम लग गया, तो इसको क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल कहेंगे, साइक्लिकल कहेंगे, स्ट्रक्चरल कहेंगे या फिर इंस्टीट्यूशनल कहेंगे, बताइए। हिंदी में अगर कभी भी डाउट लगे ट्रांसलेशन के अंदर, यहां पर नहीं, यूपीएससी के पेपर के अंदर भी, तो इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या होगा ये, फ्रिक्शनल। तो होता क्या आप जानते हैं, आजकल तो वैसे भी ये चीज काफी ज्यादा है कि जो पोजीशंस है, जो जॉब्स हैं, वो काफी जल्दी जल्दी चेंज करी जाती है। तो यहां पर पहली जॉब को छोड़कर जब आप दूसरी में जाते हैं तो दूसरी को ढूंढने में कम से कम 1 2 3 महीने भी लग सकते हैं, कई बार ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो उस पीरियड के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है उसे क्या कहा जाता है, उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिजिटल पेमेंट्स, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स को लेकर पूछ रहा है कि बताइए करेक्ट क्या है। अभी आरबीआई ने इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया, न्यूज में था, स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स को लेकर। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है, हो सकता है इसके लिए कोई अलग से एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिससे छोटी छोटी वैल्यू की जो ऑफलाइन मोड की पेमेंट्स है वो करी जा सकती है, जिसमें छोटी वैल्यू में 200 रुपए बताया गया है। यहां पर ज्योति ने सी आंसर दिया है, अवनीश सी आंसर दे रहे हैं, अभिषेक ने सी लिखा है, रोहित रंजन भी सी कह रहे हैं, निशांत ने भी सी लिखा है, बिल्कुल ठीक है। ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्टिविटी की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। और यहां पर देर इज अ लिमिट, 200 रुपए पर ट्रांजेक्शन की लिमिट इसके अंदर रखी गई है। और ओवरऑल लिमिट जो है, जितनी भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे उसमें 2000 रुपए की रखी गई है, क्योंकि आपको ऐसा भी तो हो सकता है ना एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन करनी पड़े, तो वहां पर टोटल जो लिमिट रखी गई है वो 2000 की रखी गई है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक ट्रांजेक्शन की लिमिट 200 और सारी कंबाइन करके 2000 रुपए। अब किया क्यों गया, देखिए बहुत बार रूरल एरियाज में क्या है, बहुत बार क्या होता ही है ये कि वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या वहां पर एक तो इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो शैल वी लाइक प्रिवेंट दीज पीपल फ्रॉम इंडल्जिंग इनटू डिजिटल पेमेंट्स, आंसर शुड बी नो। तो यहां पर भी अगर लोग डिजिटल पेमेंट्स करना चाहते हैं तो उनको एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर ये आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड किया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा।
नाउ यमन का बॉर्डर किसको टच करता है? यमन जो है अभी न्यूज में था, क्योंकि यहां पर यमन की जो सरकार है उनकी लड़ाई चल रही है हूती रेबल्स के साथ। हूती रेबल्स जो है वो शिया बेस्ड रेबल्स हैं जो कि ईरान के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ है यमन की सरकार जिसको यूएस, यूके और पूरा का पूरा जो अरेबिक रीजन है सऊदी अरेबिया को मिलाकर वो सपोर्ट कर रहा है। आपको बताना है कि बॉर्डर टच किससे करता है। 7 का आंसर सी आ रहा है, आदर्श कुमार ने सी लिखा है, शिव प्रकाश सी कह रहे हैं। चलिए ठीक है, न्यूज भी मैंने आपको बता दी। हूती ने बेसिकली अभी क्या किया था, इन रेबल्स ने यूएई का एक शिप जा रहा था उसको सीज कर लिया था, इस वजह से भी ये न्यूज में था। क्या कतर से बॉर्डर टच होता है? नहीं, कतर से नहीं होता है, सऊदी अरेबिया और ओमान से होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार मैप के ऊपर देख लीजिए ताकि भूले ना फिर इसको। और जैसे आपको याद करने का तरीका बताया था, ओ मैन, ये यमन है, ये मैन, ठीक है, इस तरीके से याद करेगा। ऊपर आपको सऊदी अरेबिया दिखाई दे जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर पेंगोंग सो लेक को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए पेंगोंग सो लेक को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ये एक फ्रेश वाटर लेक है और ये कहां पर लोकेट है? इन इंडिया इट इज लोकेटेड इन द यूटी ऑफ लद्दाख, लद्दाख के अंदर लोकेट करती है। एंड इट इज एन एंडोरिक लेक। अब एंडोरिक का क्या मतलब होता है वो भी देखेंगे, क्या ये वो लेक है या नहीं वो भी देखेंगे। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। चाइना बेसिकली पेंगोंग सो लेक के पास एक उन्होंने ब्रिज बनाया है जिससे उनकी फोर्सेस को एक्सेस अच्छा मिल गया है, हमारी फोर्सेस के कंपैरिजन में उनको एक एज मिल गया है। दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। मीनाक्षी ने डी लिखा है, शिवप्रकाश सी कह रहे हैं, आबिद ने सी लिखा है। बाकी लोग बताइए सी होगा, डी होगा, ए होगा या बी होगा। चलिए देखिए, पेंगोंग सो लेक जो है इट्स अ सोल्टी लेक, सोल्ट वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक नहीं है, जिसमें से 1/3 लेक का हिस्सा भारत की साइड आता है और 2/3 हिस्सा जो है वो चाइनीज साइड आता है। और इन्होंने यहां पर अपने पुल वुल बनाने शुरू कर दिए और इसी वजह से इनको एडवांटेज मिलेगा। पहली स्टेटमेंट जैसे ही आपने एलिमिनेट करी उसके बाद सीधा आंसर आपका क्या आ जाता? सी। बाकी बची हुई जो ऑप्शन है वो 2 और 3 है। मतलब ये लद्दाख के अंदर लोकेट करती है। इट इज एन एंडोरिक लेक। एंडोरिक बताइए, चलिए ज्योग्राफिक ऑप्शन के जो स्टूडेंट है बताएं व्हाट इज एंडोरिक लेक। सेलाइन लेक है, एलएसी के बीच में लोकेट करती है। एंडोरिक लेक क्या होता है? इसे टर्मिनल लेक भी कहा जाता है। एंडोरिक लेक को टर्मिनल लेक भी कहा जाता है। दीज आर द बॉडीज ऑफ वाटर जिसमें पानी जो है वो सी के अंदर नहीं जाता, लेक के अंदर ही रहता है। द वाटर डज नॉट फ्लो इनटू द सी, पानी जो है वो सी के अंदर नहीं जाता है, ठीक है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। ये एक नेचुरल बॉर्डर है, जो पेंगोंग सो लेक है, एक नेचुरल बॉर्डर है चाइना और इंडिया के बीच में। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। यहां पर एक बार मैप के ऊपर भी देख लीजिए, दिस इज द लोकेशन, ठीक है। सेलाइन है, फ्रेश वाटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है 3 स्टेटमेंट्स को देकर पूछे कि बताइए करेक्ट क्या होगा। गांधी सागर डैम ये बनाया गया है चंबल रिवर के ऊपर, ये मध्य प्रदेश के अंदर लोकेट करता है। एंड इट इज वन ऑफ द 5 वाटर रिजर्वोयर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा जो है वो भी इसको दिया गया है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकली, सीएजी ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट निकाली और वॉर्न किया कि गांधी सागर डैम जो है इसके इमीडिएट रिपेयर करने की जरूरत है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक स्टेटमेंट निकली, न्यूज में आई। दैट्स व्हाई ये जो आपका गांधी सागर डैम है न्यूज में था। बताइए इसको लेकर आंसर क्या होगा। पूनम डी कह रहे हैं, देन नीतीश कुमार डी कह रहे हैं, अनुराग ने डी लिखा है, राजेंद्र डी कह रहे हैं, सचिन डी कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार यहां पर। सो बिल्कुल ठीक है, कहां पर लोकेट करता है? चंबल रिवर। चंबल रिवर कहां है? एमपी के अंदर। एंड यस, इसे नेशनल इंपॉर्टेंस, वाटर रिजर्वर के अंदर नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी इसको मिला हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। न्यूज में क्यों था? क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि जल्दी से रिपेयर करो। इसको रिपेयर कराने को लेकर वार्निंग जो है वो दी गई है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क को लेकर है। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट लोगों के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। लेकिन हाँ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये इस वजह से भी हो जाता है, इसकी लोकेशन की वजह से। नाउ आपको बताना है ये लोकेट कहां करता है, नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर लोकेट करता है। इजी क्वेश्चन है, उतना मुश्किल नहीं है। 1982 के अंदर इसे एस्टैब्लिश किया गया था। और मुझे यस और नो में बताइएगा कि क्या ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं। रोहित ने लिखा है उत्तराखंड, ठीक है। किरण प्रसाद ने भी सी लिखा है और यहां पर विकास ने भी 10th का सी आंसर किया है। शागिर चौधरी ने भी सी लिखा है, विच इज करेक्ट। उत्तराखंड के अंदर लोकेट करते हैं। यस, इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व उसका भी ये पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। मैप के ऊपर लोकेशन देख लीजिए। यहां पर अभी 3 स्टेटमेंट्स आपको देकर पूछा है और पूछा है कि बताएं इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है, ठीक है। अ न्यू वेरिएंट जो है कोरोना का वो निकला जिसको IHU नाम दिया गया है, हो सकता है।
इसको एक जो आपका साइंटिफिक नेम होता है वो भी दिया गया, जिसमें इसको B16402 कहा गया है, और इसमें 40 से ज्यादा म्यूटेशन है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। आंसर में सी भी आ रहा है मेरे पास, डी भी आ रहा है। यहां पर IHU के कुछ केसेस जो हैं वो फ्रांस से निकले हैं, और कहा जा रहा है कि जो ट्रैवलर्स कैमरून से होकर आए हैं वहां पर ये केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग, VUM का क्या मतलब है, वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के अंदर WHO के द्वारा इसे रखा गया है। तो यस, पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो भी ठीक है, और इसमें 40 से ज्यादा म्यूटेशन है, ये बात भी ठीक हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, शाह मलिक ने करेक्ट आंसर दिया है, शिवप्रकाश ने VUM लिखा है, ठीक है, विकास का भी आंसर यहां पर करेक्ट हो जाता है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। उससे पहले यहां पर रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं दैट ये जो म्यूटेशंस है ये इसे और भी ज्यादा इन्फेक्शियस बना देते हैं। वैसे जो है बताया जा रहा है इन्फेक्शियस तो है ये, लेकिन ओमिक्रॉन के कंपैरिजन में ये उतना स्पीड लीड नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है, उतनी ज्यादा रैपिड स्पीड से ये नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। पिलुकुला बायोलॉजिकल पार्क कहां पर लोकेट करता है, न्यूज में था, क्या ये असम में है, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश, या फिर नन ऑफ द अबव। यहां पर एक टाइगर जो है उनकी डेथ हुई है। द टाइगर कोलैप्स्ड एट द पिलुकुला बायोलॉजिकल पार्क, जो लोकेट करता है आपका कहां पर, मंगलुरु के अंदर। कहां पर लोकेट करता है, मंगलुरु के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर, कर्नाटका। बी यहां पर करेक्ट आंसर है। भरत आपका आंसर ठीक है, गोविंदर का भी आंसर करेक्ट हो जाता है। लेकिन इसके इस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल पार्क के पास से ही एक रिवर गुजरती है, उस रिवर का नाम मुझे बताइए। इसे पिलुकुला निसर्ग धाम भी कहा जाता है। रोहित ने आंसर किया, बिल्कुल ठीक है। रिवर का नाम आई एम मोर इंटरेस्टेड, बताइए कौन सी रिवर जाती है इसके पास में से। ये देखिए, दिस इज द लोकेशन, गुरुपुरा। क्या नाम है रिवर का, गुरुपुरा रिवर जो है एक रिवर है कर्नाटका की स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर। ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती है। ट्रिब्यूटरी किसकी है, नेत्रावती रिवर की। ट्रिब्यूटरी का मतलब है इसका पानी जाएगा नेत्रावती के अंदर, और इवेंचुअली ये अरेबियन सी के अंदर जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कर्नाटका वाज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट रीहैब किसका इनिशिएटिव है। प्रोजेक्ट रीहैब जो है क्या वो नीति आयोग के द्वारा लेकर आया गया है, KVIC के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे रीहैब को शुरू किया गया था, रीहैब जिसकी फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। मधुमक्खियों को यूज करते हुए एलिफेंट के अटैक को रोकना, ठीक है। ये किसके द्वारा लेकर आया गया है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा लेकर आया गया था। पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन आज इससे मिलती जुलती एक चीज हम डिस्कस करेंगे, दैट्स वाई इसके बारे में डिस्कशन किया गया। आफ्ताब ने, अवनीश ने करेक्ट आंसर किया है, नेहा साहू का भी आंसर करेक्ट है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए ब्रांड इंडिया कैंपेन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ब्रांड इंडिया कैंपेन को अभी एक मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। आपको उस मंत्रालय का नाम बताना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, MSME, या फिर नन ऑफ द अबव। बेसिकली ये जो ब्रांड इंडिया कैंपेन है ये लेकर आया जा रहा है ताकि हम क्या कर सके, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके। एक्सपोर्ट्स किस चीज के अंदर बताइए, गुड्स के अंदर या फिर सर्विसेज के अंदर। लेट्स सी कितने लोगों को पता है। किरण ने फोर्थ का बी आंसर किया है, सुमित बी कह रहे हैं, सागर चौधरी बी कह रहे हैं, शुभम साहब ने बी आंसर किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको लेकर आई है, बिल्कुल ठीक है। गुड्स एंड सर्विस दोनों को बढ़ावा देने की बात करी गई है ताकि जो ये हमारा मेक इन इंडिया का पूरा कॉन्सेप्ट है इसको प्रमोट किया जा सके। तो जो आपका मेक इन इंडिया है इसको प्रमोट करने की बात करी जा रही है। इससे होगा क्या, क्या लगता है आपको, बताइए। इससे क्या होने वाला है, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, बताइए। अवेयरनेस, बिल्कुल ठीक है। बेसिकली क्या है, हम लोग यहां पर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हमारी सर्विसेज और हमारे गुड्स की डिमांड फॉरेन मार्केट के अंदर ज्यादा होगी। जैसे हम मेड इन जापान, मेड इन US,
के प्रोडक्ट्स को, मेड इन यूके के प्रोडक्ट्स को लेना ज्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू मेड इन चाइना। ठीक है, तो एक इस तरीके की इमेज जो है वो भारत के बने हुए प्रोडक्ट्स को लेकर क्रिएट करने की कोशिश जो है वो सरकार के द्वारा करी जा रही है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बात कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन को लेकर पूछे कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। अ टेस्टिंग किट जो है वो अभी टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के द्वारा बनाई गई है ओमिक्रॉन को लेकर। अभी आईसीएमआर का अप्रूवल आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है इसको लेकर। और इसको जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया ओमी डिटेक्ट, नाम इसको दिया गया। बताएं व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए टेस्टिंग किट जो है वो बनाई गई है, नाम भी बताया गया, किसने बनाई है वो भी बताया गया है। लेट्स सी। किरण ने 5th का ए आंसर किया है, पूनम सेन ए कह रहे हैं, और यहां पर अप्रूव्ड बाय आईसीएमआर लिखा है, बिल्कुल ठीक है। डी भी आंसर आ रहा है मेरे पास। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या ये टाटा मेडिकल डायग्नोस्टिक के द्वारा बनाई गई है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी अभी रिसेंटली इसको अप्रूवल दिया है, तो ये तो स्टेटमेंट आपकी सेकंड गलत हो जाती है। किट को मैन्युफैक्चर यस टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक के द्वारा किया गया है, और इसको जो नाम दिया गया है वो है ओमिश्योर। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। आरटीपीसीआर किट है ओमिश्योर, और पहले इसे आईसीएमआर के बाद भेजा गया अप्रूवल के लिए, उसके बाद अप्रूवल के बाद अभी से यूज किया जाना शुरू किया जाएगा। ठीक है, अभी तक हम कैसे इसको यूज कर रहे थे, ओमिक्रॉन को डिटेक्ट कैसे कर रहे थे, यूएस बेस्ड किट का इस्तेमाल किया जा रहा था। यूएस की बनी हुई किट जो थी उसका इस्तेमाल कर रहे थे हम इसको डिटेक्ट करने के लिए। चलिए, नेट 50 कूपन कोड जो है ये आज रात को ही 12 बजे तक ही एक्टिव रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका इनएक्टिव हो जाएगा। तो इफ यू वांट टू एनरोल देन नेट 50 कूपन कोड को आज 12 बजे से पहले ही आप यूज कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि पूछ रहा है विच मिनिस्ट्री इज ब्रिंगिंग प्लान बी। प्लान बी जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लेकर आया जा रहा है। क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री लेकर आ रही है, फाइनेंस लेकर आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट लेकर आ रही है, नन ऑफ द अबव। बताइए, लेट्स सी कितने लोगों ने न्यूज पढ़ी है प्लान बी को लेकर। ए आंसर आ रहा है, सचिन ए कह रहे हैं, शाही मलिक ने डी लिखा है, रविंद्र डी कह रहे हैं, ए बी डी भी मिक्स आंसर है, लेकिन डी ज्यादा आ रहे हैं। और यहाँ पे आफ्ताब आलम ने डी लिखा है, बिल्कुल ठीक है, नन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कि दे आर थिंकिंग ऑफ इंप्लीमेंटिंग प्लान बी। प्लान बी क्या है, बेसिकली मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए इसे लेकर आया जा रहा है। होता क्या है, बहुत बार हमने देखा है कि ट्रैक्स पे जब आपकी ट्रेन जा रही होती है और कोई भी एलिफेंट अगर सामने आ जाता है तो उस वक्त क्या होता है, एक कोल्यूजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ट्रेन का कोल्यूजन हो जाता है और जिससे हाथी की जान चली जाती है। तो क्या किया जाएगा, यहां पर आसपास क्या किया जाएगा, बी बॉक्सेस रखे जाएंगे। बी बॉक्सेस से क्या होगा, मधुमक्खी की वजह से जो हाथी हैं वो इस एरिया से दूर ही रहना पसंद करेंगे, और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो यहां पर रोका जा सकेगा। तो ये प्लान जो है बनाया अभी रेलवे मिनिस्ट्री ने। रेलवे मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि जो पेंट्री कार्स हैं उनको अलग से डायरेक्शन दे दी गई है कि जो भी खाना बचता है उसे ट्रैक्स के ऊपर ना डालें। उससे क्या होता है, जीव जंतु इसे खाने के लिए आते हैं और इसकी वजह से कोल्यूजन हो जाता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए आईबीईएफ के बारे में जानते हैं। पूछा गया आईबीईएफ को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा बनाया गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है। सोचिए, आईबीएफ कुछ भी हो सकता है, 10 सेकंड का टाइम है। इट इज बेसिकली अ ट्रस्ट, ये ट्रस्ट के तौर पे एस्टैब्लिश किया गया था। अब बताइए किसने बनाया है, क्यों बनाया है। अनुराग सी कह रहे हैं, शिखा सी कह रहे हैं, सचिन सी कह रहे हैं, अमित समल ने सी लिखा है, ज्योति सी कह रहे हैं, एंड यस सी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। जो अभी हमने न्यूज पढ़ी थी जिसमें हम क्या कर रहे थे, जो ब्रांड इंडिया कैंपेन जो है वो चला रहे थे, वहीं पर ही आईबीएफ के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ था न्यूज के अंदर। तो ये एक ट्रस्ट है जिसे कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा बनाया गया है, और प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, हमें क्या करना है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है मेक इन इंडिया को लेकर। ठीक है, हमारे अपने ब्रांड को लेकर ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस और प्रमोशन करेंगे तो फॉरेन या ग्लोबल लेवल के ऊपर इसको एक पहचान दिलाई जा सकेगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि ब्रह्मोस को लेकर बात कर रहा है। पूछा गया ब्रह्मोस को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। इंडिया इज प्लानिंग टू सप्लाई दिस सब क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस। तो यहां पर ये जो आपकी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है इसको फिलीपींस को अभी हम सप्लाई करने वाले हैं।
इंडिया ने यहां पर 100 मिलियन यूएस लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो भी दी है। किसको? फिलीपींस को। प्रॉबेबली यही बात करी जा रही है। और इंडिया और फिलीपींस की बात करें, हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो थे अपने 26 नवंबर 1949 को स्टार्ट किए थे। बताएं व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, क्या हम फिलीपींस को ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल देने वाले हैं? क्या 100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है? क्या हमारे रिलेशनशिप 26 नवंबर 1949 को शुरू हुए थे? सी और डी आंसर आ रहा है मेरे पास अलग अलग। नाउ यहां पर यू आर ट्रैप्ड। ठीक है, मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो मैंने कहा कि इट्स अ सबसोनिक मिसाइल। ठीक है, इट इज नॉट अ सबसोनिक क्रूज मिसाइल, इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, इट इज नॉट अ सबसोनिक क्रूज मिसाइल, इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाँ, फिलीपींस को देने की बात करी जा रही है, बट ये ध्यान रखिएगा सबसोनिक नहीं है, सुपरसोनिक है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और जैसे ही आप ये चीज पकड़ लेते, सीधा ही आप सी पर आ सकते थे। बेसिकली है क्या, जब कोई स्टेटमेंट 99% ठीक होती है तो हम अज्यूम कर लेते हैं वो बाकी बचा हुआ 1% हिस्सा भी क्या है, ब्रेन इसी तरीके से काम करता है कि वो ठीक ही होगा। तो हमने ये जो सबसोनिक वाली चीज है इसको ध्यान से नहीं पढ़ा, दैट्स वाई यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट स्टेटमेंट 100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। 26 नवंबर 1949 जो है ये दिन भी ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। 26 नवंबर 1949 किस और वजह से जाना जाता है बताइए? 26 नवंबर 1949 बताइए। रविंद्र कह रहे हैं आई वॉज करेक्ट। यस, कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर भी दिया है, वेरी गुड। यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखेंगे 8th का आंसर सबसे पहले सचिन ने करेक्ट दिया था, और आगे चल के जो आंसर है अनुराग ने भी करेक्ट दिया है, सुमित ने भी सही दिया है, रविंद्र का भी आंसर सही है, अमित का भी आंसर ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे लिखा है, अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद करिए प्रीएम्बल जब आप पढ़ते हैं, और प्रीएम्बल रट के जाइएगा, जब भी एनसीईआरटी ओपन करते हैं प्रीएम्बल होता है, ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 वी हेयर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई? पूरा प्रीएम्बल रटा हुआ होना चाहिए। इन सम लाइक इन सर्टेन सिनेरियो इंटरव्यू में हो सकता है वो आपको कहें कि प्रीएम्बल बताइए क्या है, ठीक है, या आपको याद है कि नहीं है। देखिए, इट्स नॉट लाइक कि अगर आप कहते हैं मुझे प्रीएम्बल वर्ड टू वर्ड याद नहीं है तो वो आपको फेल कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रीएम्बल पता है और आप वहां पर बता पाते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि गगनयान को लेकर है, पूछा गया। गगनयान को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है? इट इज मोस्ट लाइकली टू लैंड इन मेडिटेरेनियन सी। ऐसा कहा जा रहा है कि इसे मेडिटेरेनियन सी के अंदर लैंड कराया जाएगा। ये भारत का पहला मैंड मिशन है और इसे प्लानिंग करी जा रही है कि 2023 के अंदर इसे लॉन्च किया जाएगा। 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए क्या आंसर होगा। शुभम ने सी आंसर किया है, रोहित सी कह रहे हैं, फैज आलम ने लिखा है सी। चलिए, यहां पर मेडिटेरेनियन नहीं है, आज ही न्यूज थी, इसमें बताया गया था बेसिकली इसे क्या करेंगे, कहां पर लैंड कराने की बात करी जा रही है। दिस इज द पेनिनसुलर इंडिया। अरेबियन सी जो है वो पहली चॉइस है, और सेकंड चॉइस है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, पहली चॉइस अरेबियन सी इसलिए क्योंकि यहां का जो पानी है कंपेरेटिवली काम है, तो यहां पर इसलिए लैंड कराने की बात करी जा रही है। फिर भी ऑल्टरनेटिव के तौर पे बे ऑफ बंगाल को भी लेकर चला जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट, लेकिन हाँ सेकंड स्टेटमेंट, पहला इंडिया का मैन मिशन है, एंड यस 2023 में प्लान किया जा रहा है कि इसे यहां पर लॉन्च किया जाएगा। रशिया जो है वो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को क्या कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, याद करिए, याद रखिएगा, रशियन ट्रेनिंग। नाउ सैफरन, सैफरन को लेकर पूछा है, पुट द फॉलोइंग सैफरन प्रोड्यूसिंग कंट्री फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा सैफरन जो है, केसर जो है, कहां पर पैदा होता है, दूसरे नंबर पे कहां पर होता है, तीसरे नंबर पे कहां होता है। 10 सेकंड का टाइम है, क्योंकि सैफरन कल्टीवेशन न्यूज में थी, जेएन के न्यूज में था भारत को लेकर, कारेवा के अंदर इसे उगाया जाता है। यहां पर बताएं व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, सचिन पांडे बी कह रहे हैं, निहारिका राजपूत ए कह रहे हैं, भरत गुप्ता ए कह रहे हैं, शिव प्रकाश ने ए लिखा है, फैज आलम ए कह रहे हैं। चलिए, आबिद ने 213 लिखा है, बिल्कुल ठीक है, ईरान टॉप पोजीशन पे है, फिर इंडिया है, और फिर आपका स्पेन का नंबर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स टच द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। ठीक है, हरियाणा बॉर्डर जो है उसको कितने स्टेट्स टच करते हैं। अब ये बॉर्डर इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि पूरा का पूरा फार्म प्रोटेस्ट भी यहीं चल रहा था। तो ये आपका यूपी बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, यहां से मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, आपके करंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए, 3 स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए। रुचिता ने
लिखा है 4 स्टेट्स, 5 स्टेट्स भी आ रहे हैं मेरे पास, बी और सी आंसर आ रहा है। क्या आंसर होगा? बी आंसर दे रहे हैं, प्रमोद ने सी आंसर दिया है, प्रतीक्षा ने सी आंसर किया है, मनीषा शर्मा ने 6 लिखा है, स्किप भी हो गया क्वेश्चन। ओके ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर इज 5 स्टेट्स। यहाँ पर 5 स्टेट्स का बॉर्डर जो है वो यहाँ पर हरियाणा को टच करते हैं, जिसमें 4 तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेंगे, वैसे 5 ही क्लियर दिख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पंजाब टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है, राजस्थान है, यूपी है और उत्तराखंड है। ठीक है, ये 5 स्टेट्स यहाँ पर टच करते हैं किसको? हरियाणा बॉर्डर को। और यहाँ पे क्योंकि फार्म प्रोटेस्ट भी हो रहा था हरियाणा दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर पूछ रहा है विच स्टेट्स बाउंड्री टच द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स। कौन से प्रदेश की बाउंड्री ऐसी है, बॉर्डर ऐसा है जो सबसे ज्यादा राज्यों को टच करता है? एमपी, यूपी, राजस्थान या फिर कोई और ही राज्य है जिनका नाम यहां पर नहीं दिया? सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। यहां पर आदर्श कुमार ने करेक्ट आंसर दिया है। रुचिता, आई चेक्ड इट, इट टच्ड। देन यहां पर कौन सा आंसर होगा? सुमित ने सेकंड का बी आंसर दिया है, आदर्श कह रहे हैं यूपी 10 स्टेट्स, अमित ने बी लिखा है, एम जावेद भी बी कह रहे हैं, सलोनी शर्मा ने यूपी लिखा है, फैज आलम यूपी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश इज द ओनली स्टेट विच हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वो यहाँ पर 9 स्टेट्स और यूटीज को टच करता है। एक बार आप देख सकते हैं मैप के ऊपर भी, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको हरियाणा को, हिमाचल को, उत्तराखंड को, दिल्ली को टच करता हुआ दिखाई देगा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और इवन राजस्थान को भी यहां पर टच होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो यहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स कहां पर टच हो रहे हैं? यूपी के अंदर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सियाचिन ग्लेशियर कहां पर लोकेट करता है? लेह के ईस्ट में है क्या ये? गिलगित बल्तिस्तान के वेस्ट में है क्या? देन आपकी सक्सकम वैली जो है उसके साउथ में है, या फिर इसमें से ये तीनों की तीनों चीजें ही गलत है? बताएं व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहां पर लोकेट करता है? ओके ठीक है, कंट्री का नाम बताया आदर्श ने, ठीक है। रोहित रंजन ने थर्ड का आंसर ए दिया है, बाकी लोग बताइए। रजनीश मेहता ने ए लिखा है, कल्पना शुक्ला ने ए लिखा है, काफी सारे लोग ए कह रहे हैं। ईस्ट ऑफ ले, ले के ईस्ट में है क्या? सोचिए दोबारा से, देखिए मैप के ऊपर ही देख लीजिए, साउथ ऑफ सक्सकम वैली पे है। यहां पर देखिए, यहां पर ऊपर की डायरेक्शन में सियाचिन ग्लेशियर। नॉर्थ ऑफ लद्दाख ले होता तो करेक्ट होता, लेकिन कहां पर है ये? गिलगित बल्तिस्तान के ईस्ट में है, लेह लद्दाख के नॉर्थ में है और सक्सकम वैली के साउथ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर अच्छे से एक बार इसकी लोकेशन देख लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन काफी न्यूज में रहती है और आप जानते हैं यहां पर ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी माना जाता है, क्योंकि अभी पैंगोंग सो लेक की बात करें, लेह की बात करें, लद्दाख की बात करें, यहां पर बॉर्डर के ऊपर चाइनीज इंकर्जन भी और चाइनीज डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये एरिया हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन योर इंटरव्यू अ पर्सन माइट बी देयर फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, और वो आपसे इसी चीजों को लेकर क्वेश्चन पूछेंगे। मुझसे भी जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अक्सई चीन के ऊपर क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था बाय द आर्मी पर्सनल, जो कि मेरे इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन अ लॉन्गिट्यूड, जो कि दिल्ली के लॉन्गिट्यूड के सबसे पास में है। इस तरीके के क्वेश्चन मैप बेस्ड पूछे जाते हैं। यहां पर हैदराबाद, नागपुर, पुणे, बेंगलुरु। 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली? मैप के ऊपर देखेंगे फिर, यहां पर हैदराबाद, नागपुर, पुणे, बेंगलुरु। फैज आलम ने डी लिखा है, सलोनी शर्मा डी कह रहे हैं, मीनाक्षी बी कह रहे हैं, आफ्ताब ए कह रहे हैं, शिव प्रकाश ने डी लिखा है, दिव्या सिंह डी कह रहे हैं, सुमित ने भी डी आंसर किया है। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। एक बार लॉन्गिट्यूड जो है मैप के ऊपर देखिए, यहां पर न्यू दिल्ली है, यहां पर ग्वालियर भी दूर दिखाई देगा, देन यहां पर भोपाल बिल्कुल इसके ऊपर ही आपको दिखाई देगा। हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद जो है ये आपको थोड़ा सा दूर दिखाई देगा, लेकिन बेंगलोर जो है बिल्कुल इसके ऊपर आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
बेंगलुरु विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग, आपको बताना है कि इनमें से ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। क्या दुबांग जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, कमेंग जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, लोहित जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। पिछले क्वेश्चन का आंसर जगदीश ने करेक्ट दिया है, सरस्वती शॉ ने करेक्ट आंसर दिया है, अर्चना इज ऑल्सो राइट, मीनाक्षी अनुराग ने भी करेक्ट आंसर दिया है। इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर दे दिया। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? दुबांग की बात करें, कामेंग की बात करें, लोहित की बात करें, ये सारी जो है ट्रिब्यूटरीज है। यहां पर एक बार मैप के ऊपर भी दीजिए, एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लीजिएगा कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज और कौन कौन सी, सुबनसिरी भी आपको दिखाई दे रही है, सियांग भी दिखाई दे रही है, दिबांग, लोहित भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको भी यहाँ पर अपने नोट्स में ऐड जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर तीस्ता भी आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.netmock.com के ऊपर। इट इज अवेलेबल। जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सेपरेट कोर्सेज आर अवेलेबल, जो आप exam.netmock.com के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लाइव एंड द रिकॉर्डेड सेशंस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। Which one of the following country or countries of Southwest Asia does not open out to the Mediterranean Sea? तो कौन सी ऐसी यहां पर कंट्री है जो कि मेडिटेरेनियन सी पे ओपन नहीं होती है? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए इसके बारे में, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। रविंद्र कुमार कह रहे हैं जॉर्डन, नेहा कह रहे हैं आई थिंक बी होगा, शिवगुप्ता जॉर्डन कह रहे हैं, सचिन ने बी आंसर किया है, भरत गुप्ता बी कर रहे हैं, अर्चना ने बी आंसर किया है, एंड यस दैट्स द करेक्ट आंसर। सीरिया, लेबनान, इजराइल जो है वो मेडिटेरेनियन सी में आपको ओपन होते हुए दिखाई देंगे। देखिए एक बार, यहां पर देखिए एक बार मैप पे दिखा देता हूं। सो दिस इज द लोकेशन, यहां पर इस रीजन के अंदर सीरिया, लेबनान, इजराइल ओपन है, लेकिन जॉर्डन जो है उनका बॉर्डर जो है मेडिटेरेनियन सी से टच नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। टर्की जो है वो किस किस के बीच में लोकेट करती है? ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। टर्की किस किस के बीच में लोकेट करती है? 7 का आंसर क्या होगा? यहां पर शिव गुप्ता ने 7 का बी लिखा है, किरण प्रसाद ने बी लिखा है, अमित सामल बी कह रहे हैं, अनुराग ने, दिव्या ने भी बी लिखा है, सुमित ने वनडे एग्जाम ने बी लिखा है। चलिए दैट्स द करेक्ट आंसर, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैप के ऊपर देख लीजिए एक बार, दिस इज द लोकेशन, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी के बीच में टर्की आपका लोकेट करता है। बट ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कैस्पियन सी भी है, ठीक है, और नीचे ये जो जगह है इसका क्या नाम है बताइए, इस लोकेशन का नाम और इस लोकेशन का नाम। तो अगर मैं इसको पॉइंट करूं, सो दिस इज लाइक ए, ये ए है, ये बी है। ए पॉइंट क्या है और बी पॉइंट क्या है, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर और पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल? तो 10 डिग्री चैनल कौन कौन से आइलैंड्स को अलग करता है ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपके पास है। अंडमान निकोबार को अलग करता है, निकोबार सुमात्रा को, मालदीव लक्षद्वीप को, सुमात्रा एंड जावा को अलग करता है। बताएं 10 डिग्री चैनल के बारे में आपने कहां पर पढ़ा है, कहां पर सुना है, बताइए किस किस को अलग करता है? अंडमान निकोबार आंसर आ रहा है, ए लिख रहे हैं। यहां पर देखिए बिल्कुल ठीक है, अंडमान निकोबार। अभी मैप के ऊपर भी दिखा देता हूं किस तरीके से ये सेपरेट करता है अंडमान निकोबार को। यहां पर देखिए मैप के ऊपर, ऊपर आपका अंडमान है, नीचे निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है। दोनों के बीच में से 10 डिग्री चैनल जो है वो आपको जाती हुई दिखाई देगी यहां पर, ठीक है। लंका भी इसके ऊपर फॉल कर रहा है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पूछ रहा है कि इनमें से कौन से पैर ऐसे हैं जो कि करेक्टली मैच कर रहे हैं। आपका अबिसिनियन प्लेटू जो है वो अरेबिया में है, एटलस माउंटेन्स जो है नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर है, देन आपका गुआना हाईलैंड जो है साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में है, एंड देन ओका वेंगो बेसिन जो है पेटागोनिया के अंदर है। बताइए 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए कौन सी चीज कहां पर लोकेट करती है। एबिसिनियन प्लेटू कहां पर है, गुआना हाईलैंड कहां पर है, ओका वेंगो बेसिन कहां पर है? लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते हैं यहां पर।
स्किप कर दिया है नेहा ने, कोई बात नहीं। सलोनी ने ए आंसर किया है, अनुराग ए कह रहे हैं, रुचिता सी कह रहे हैं, पवन जौहरी बी कह रहे हैं, फुल ब्लैंक, कोई बात नहीं। देखिए ओकावांगो बेसिन पैटागोनिया में नहीं है, इट इज इन कालाहारी। कालाहारी कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर, वहां पर ये लोकेट करता है, तो ये तो वैसे ही आप एलिमिनेट कर दीजिए। जो आपका गुआना हाईलैंड है ये कहाँ पर है? इट इज इन वेनेजुएला, वेनेजुएला के अंदर है, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर नहीं है। एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, ये पेयर करेक्ट हो जाता है। एबिसिनियन प्लेटू कहाँ पर लोकेट करता है? इट इज इन इथियोपिया। इथियोपिया कहाँ पर है? याद करिए, होर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर मैंने आपको बताया था सीड कंट्रीज में से एक कंट्री आपकी क्या है? इथियोपिया। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? एटलस माउंटेन वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर आपको ये दिखाई देगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पुट द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आपको नॉर्थ टू साउथ के अंदर यहां पर लगाना है किसको? इन चारों को। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। लेबनान, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, इजराइल, बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। नॉर्थ टू साउथ आपको लेबनान, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, इजराइल को लगाना है, क्योंकि ये जो प्लेसेस है ना ये आपको बार बार न्यूज में देखने को मिलते हैं। गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, तो मैप के ऊपर कहां लोकेट करते हैं ये जानकारी आपको होनी चाहिए, बताइए। पवन जौहरी ने डी आंसर किया है, भरत बी कह रहे हैं, मीनाक्षी बी कह रहे हैं, सुमिति जोन बी, रुचिता डी कह रहे हैं, फैजल आलम बी कह रहे हैं। लेबनान, इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, फैजलम, फैंटास्टिक आंसर, बिल्कुल ठीक इन्होंने लिखा है। शुरुआत कहां से होती है देखिए एक बार, बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऊपर मैप पे देखिएगा, यहां से ऊपर क्या है आपका? लेबनान है, फिर लेबनान के बाद क्या होता है? इजराइल शुरू होता है, इजराइल के बाद वेस्ट बैंक, इवन दो पार्ट यहीं का ही है बट हाँ वेस्ट बैंक कह के रेफर किया जाता है, फिर वेस्ट बैंक आता है और नीचे आपकी गाजा स्ट्रिप आती है। यहां पे देखिए ऊपर लेबनान हो जाएगा आपका, फिर नीचे आपका यहां से इजराइल शुरू हो जाता है, फिर आपका वेस्ट बैंक आता है और फिर आपकी ये गाजा स्ट्रिप आती है। तो आंसर में बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहां पर मैं आपको एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप बताइएगा असम का जो बॉर्डर है वो कितने राज्यों को टच करता है, वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। एंड यहां पर मेंस का क्वेश्चन जो मैं देना चाहता हूं वो है चाइनीज जो है, अभी हमने देखा था पीछे नाम बदल रहे थे, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम उन्होंने बदले, जो कि कहां पे फॉल करते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, मतलब हमारी टेरिटरी के नाम चेंज कर रहे हैं। उसको लेकर यहां पर आपको बताना है कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के साथ कैसे डील किया जाए। ठीक है, यहां पर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।